कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मेरा नाम लूसीफर है और लोग मुझे किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहते हैं। मेरे नाम का इतना खौफ है कि सीक्रेट एजेंसीज और प्रेसिडेंट हाउस भी कांपते हैं। लेकिन इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, गलतियां सबसे होती हैं। मैंने भी एक गलती की, एक ऐसी गलती जो इतनी बड़ी थी कि मैंने सिर्फ खुद को बर्बाद नहीं किया बल्कि अपनी पूरी टीम को भी अपने साथ ले डूबा। वो पछतावा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और शायद इसी पछतावे की वजह से गॉड ने मुझे 21 साल पीछे टाइम में भेज दिया, ठीक उस पॉइंट पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हर वो इंसान जो मेरी पास्ट लाइफ में था वो यहाँ भी मौजूद है और अब मेरे पास एक चांस है अपने दोस्तों को उन ट्रेजेडीज से बचाने का जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी असली बॉडी कहाँ है। मेरा पुनर्जन्म एक ऐसे लड़के की बॉडी में हुआ है जिसका नाम भी लूसीफर है, लेकिन इस दुनिया में भले ही वो मौजूद है ऐसा लगता है जैसे वो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इस दुनिया में सब कुछ सेम है तो मेरी ओरिजिनल बॉडी और मेरी फैमिली कहाँ है। अब मेरे पास सिर्फ दो मिशंस हैं, अपने लोगों को बचाना और अपनी रियल बॉडी को ढूंढना। मुझे लगा था कि ये सफर सिंपल होगा, लेकिन आगे जो खतरे हैं वो किसी की भी सोच से बहुत परे हैं। मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह नहीं जी सकता, मैं बाकी सबकी तरह लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भी गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड और मिलिट्री फोर्सेस मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी और उनकी वजह से किंग को मजबूरन अपने पुराने बैटलफील्ड पर वापस लौटना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत सीक्रेट एजेंसी हेडक्वार्टर्स के एक सीन से होती है। हम देखते हैं कि जेम्स मैक्स को कॉफी पकड़ा रहा है। जेम्स पूछता है, तो क्या चल रहा है? मैक्स जवाब देता है, सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल है, लेकिन सच कहूं तो हमें और कितने सालों तक ये करना है। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल से मैं बस इसी एक मॉनिटर के सामने बैठा हूँ। जेम्स कहता है, तुम सिर्फ 3 साल में बोर हो गए? मैं यहाँ 8 साल से फंसा हुआ हूँ। हमारा बस एक ही काम है, उस आदमी पर नजर रखना जो उस बोर्ड पर रह रहा है। प्रेसिडेंट हाउस ने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं, हमें हर हाल में उस पर नजर रखनी है। अचानक मैक्स चिल्लाता है, कैप्टन देखो वो बोट, वो हिल रही है। जेम्स घबरा जाता है, बोट क्यों हिल रही है? मैक्स तुरंत कॉल करता है, बॉस वो बोट जो कभी नहीं हिलती वो एक्टिव हो गई है। 8 साल बाद हमें फिर से रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही बोट हिलती है हेडक्वार्टर्स और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट हाउस में भी पूरी तरह हड़कंप मच जाता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी एक्स कोस्ट पर। जेम्स अपनी पूरी मिलिट्री यूनिट के साथ वहां पहुंचता है। जेम्स आवाज लगाता है, लूसीफर क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने जमीन पर कदम क्यों रखा? ये हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है, तुम्हें रूल्स पता है और तुम्हारी वजह से सीक्रेट एजेंसी और प्रेसिडेंट हाउस दोनों बहुत गुस्से में है। लूसीफर मुस्कुराता है, ओह तो प्रेसिडेंट को लगता है कि उसे मुझसे गुस्सा होने का हक है। उस बेवकूफ को कॉल लगाओ, देखते हैं कि उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे होती है। जेम्स उसे फोन पकड़ा देता है, ये सोचते हुए भगवान जाने ये पागल आदमी प्रेसिडेंट से कैसे बात करता है। लूसीफर हंसता है और कॉल पर कहता है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट मैंने सुना है कि आप मुझसे नाराज हैं, जबकि मैंने 8 साल तक हमारे एग्रीमेंट की इज्जत की और जमीन से दूर रहा, लेकिन आज मेरा मन सिगरेट पीने और टहलने का हुआ। और वैसे भी आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? आपको पता है मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं बस कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। चलिए मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, मैं आपको उन 16 बॉम्ब्स की लोकेशंस दे दूंगा जो मैंने सिटी एक्स के आसपास गाड़े हैं। बदले में मेरे लोगों का पीछा छोड़ दीजिए, उन्हें 2 महीने दीजिए, उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अगर आपको ये डील मंजूर है तो हम दोनों के लिए अच्छा है, अगर नहीं तो खैर जब 16 बॉम्ब्स एक साथ फटेंगे तो वो आवाज बहुत खूबसूरत होगी। तो मुझे बताइए प्रेसिडेंट, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? एक पल बाद कॉल कट जाती है। लूसीफर अनाउंस करता है कि वो मान गए हैं। मेरे लिए शैंपेन की एक बोतल लाओ, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जेम्स चिल्लाता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम लाखों लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। लूसीफर जवाब देता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी वजह से मैं 8 साल से कैबिन में फंसा हुआ हूँ। मैंने सिटी एक्स की सीक्रेट एजेंसी को एक्साइटिंग मिशंस करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बजाय 400 एलीट एजेंट्स को सिर्फ तुम्हारी नजर रखने के लिए लगा दिया गया। तुम एक चलती मुसीबत हो लूसीफर गुस्से से देखता है, मुझे लूसीफर मत बुलाओ, मुझे उस नाम से नफरत है। जहां से मैं आता हूं लोग मुझे हेल किंग बुलाते थे, क्योंकि कोई भी इंसान या भगवान मुझे मेरे थ्रोन से कभी हटा नहीं सका। जेम्स चेतावनी देता है, लूसीफर आज तुम यहां से नहीं जा रहे, एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा। लूसीफर हंसता है, 8 साल बैठने के बाद तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? प्रेसिडेंट हाउस को अच्छे से पता है कि मैं कितना पावरफुल हूं, इसीलिए वो मेरे साथ संभल कर पेश आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूं। मुझे ठीक ठीक पता है कि मेरी मौत कब और कहां आएगी। तुम्हें बस 5 साल और मुझ पर नजर रखनी होगी। जेम्स अपने सोल्जर्स पर चिल्लाता है, सब लोग अलर्ट रहो, ये बेहद खतरनाक है। इसने एक बार अपने खाली हाथों से 800 एलीट सोल्जर्स को मार दिया था, ये खुद किसी बॉम्ब से कम खतरनाक नहीं है। लूसीफर गर्व से सोचता है, अपने आखिरी दिनों में भी मैं अभी भी सिटी एक्स के लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। सीन सिटी वाई पर शिफ्ट होता है। हम बिलियनियर विलियम को उसकी बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखते हैं। वो कहता है, मुझे आम लोगों की कोई परवाह नहीं है, मेरे 10 बिलियन तुरंत वापस निकालो। अगर नॉर्मल लोगों का पैसा डूबता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अचानक एक स्नाइपर विलियम को गोली मार देती है। स्नाइपर लड़की कहती है, मेरा काम हो गया। बॉस लूसीफर पक्का बहुत खुश होंगे। हम देखते हैं कि इस लड़की का कोड नेम फायरफ्लाई है। कॉम्स पर किसी को कॉल करते हुए फायरफ्लाई कहती है,
जो खिलौना तुमने मुझे दिया था वो कमाल का था। मैंने विलियम को फ्रॉड करने से पहले ही मार दिया, लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ। उसकी वजह से मुझे इतना टाइम वेस्ट करना पड़ा। खैर, बताओ मेरा अगला टास्क क्या है? फॉक्स जवाब देता है, कोई अगला टास्क नहीं होगा। बॉस ने कहा है सबको अंडरग्राउंड होना होगा। फायरफ्लाई चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो? हमें कब तक अंडरग्राउंड रहना है? फॉक्स जवाब देता है, बॉस ने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, आज के बाद हम कभी कोई दूसरा टास्क नहीं लेंगे। अब से हमें नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। फायरफ्लाई भड़कती है, बकवास बंद करो, बॉस अभी भी जिंदा है, वो कभी ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं कहेंगे। फॉक्स धीरे से कहता है, हम सब बॉस को जानते हैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें पहले से ही पता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। फायरफ्लाई रोने लगती है, तो इसका मतलब बॉस का अंत करीब है। फॉक्स कहता है, बॉस ने कहा कि वो अकेले हेल जा रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए ताकि एक दिन हम स्वर्ग जा सके। ठीक है फायरफ्लाई, हम अगली जिंदगी में फिर मिलेंगे। फायरफ्लाई कांपते हुए अपनी कार से बाहर निकलती है। वो अपने सारे इक्विपमेंट को नष्ट करना शुरू कर देती है। फिर खुद को चाकू मारते हुए वो बुदबुदाती है, लूसीफर के बिना उसकी टीम का कोई मतलब नहीं है। और बस ऐसे ही लूसीफर के ग्रुप का पहला मेंबर हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। सीन सिटी जेड पर शिफ्ट होता है। प्लेन के अंदर लूसीफर की टीम का दूसरा मेंबर बैठा है, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड कहती है, बॉस ने कहा कि वो हेल जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो जहां भी जाएंगे हम उनके पीछे जाएंगे। वो तुरंत जानबूझकर प्लेन क्रैश कर देती है। एक एक करके लूसीफर के ग्रुप का हर मेंबर ऑफलाइन होना शुरू हो जाता है। रोते हुए फॉक्स कहता है, अगर सब चले गए तो अब मेरे भी ऑफलाइन होने का वक्त आ गया है। सीन एक हाई स्कूल क्लासरूम में शिफ्ट होता है। हम लूसीफर को सोचते हुए देखते हैं, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? नरेटर समझाता है, आज की तारीख 23 दिसंबर 2000 है। लूसीफर टाइम में 21 साल पीछे आ गया है और अब जिंगलिंग सिटी हाई स्कूल में पढ़ रहा है। आसपास देखते हुए लूसीफर सोचता है, ये जगह बिल्कुल भी हेल जैसी नहीं लग रही। लगता है मैं सच में टाइम में वापस आ गया हूँ। टीचर चिल्लाता है, लूसीफर तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ और हॉलवे में खड़े हो जाओ। बाहर खड़े होकर लूसीफर सोचता है, ये जगह सच में अजीब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पास्ट में टीनेजर्स से भरे स्कूल में फेंक दिया जाएगा। भगवान, ये सजा है या इनाम? अचानक एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए भागता है, देखो एक लड़की बिल्डिंग से गिर रही है। लूसीफर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन वो लड़की सीधे उसके ऊपर आ गिरती है। उसका नाम सन्मी था। बाद में दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। उसकी तरफ देखते हुए लूसीफर सोचता है, अच्छा हुआ वो सिर्फ सेकंड फ्लोर से गिरी, अगर और ऊपर से गिरती तो मेरा फिर से पुनर्जन्म हो जाता। प्रिंसिपल सन अंदर आते हैं और पूछते हैं, लूसीफर क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? लूसीफर जवाब देता है, नहीं, सन्मी मुझ पर गिरी थी, लेकिन मैं ठीक हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने उसे बचा लिया। प्रिंसिपल सन अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हैं, सन्मी मुझे बताओ तुम बिल्डिंग से कैसे गिरी? सन्मी कहती है, मैं रेलिंग पर खड़ी थी लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। डैड कसम से ये एक एक्सीडेंट था, मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर रही थी। लूसीफर सोचता है, तो ये लड़की सच में इनकी बेटी है? क्या मुझे पूछना चाहिए कि क्या ये अडॉप्टेड है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लगते। प्रिंसिपल सन कहते हैं, लूसीफर मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें चोट लगी है या ठीक नहीं लग रहा तो हम तुम्हें यहाँ चेक कर सकते हैं। लूसीफर कहता है, नहीं प्रिंसिपल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल सन कहते हैं, अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। लूसीफर पीछे मुड़ता है और कहता है, एक्चुअली प्रिंसिपल मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। क्या आप मुझे 50 युआन उधार दे सकते हैं? मेरी बाइक का फ्यूल खत्म हो गया और मुझे खरीदना है। पैसे मिलने के बाद लूसीफर घर वापस आता है। वो सोचता है, ये दुनिया सच में अजीब है। घर के अंदर वो उस लड़के के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है जिसकी बॉडी में वो है। हाँ, इस लड़के का नाम भी लूसीफर है, बस एक साधारण सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। ये स्कूल पिछले साल तक एक वोकेशनल स्कूल हुआ करता था। कोई हैरानी की बात नहीं कि इसकी रेपुटेशन इतनी खराब है। आगे बढ़ते हुए पता चलता है लूसीफर के पेरेंट्स बचपन में ही अलग हो गए थे। उसका पिता देश छोड़कर चला गया और कभी उसकी परवाह नहीं की। उसकी माँ ने 6 साल पहले दूसरी शादी कर ली और लूसीफर को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। लेकिन 3 साल पहले उसकी माँ और सौतेले पिता को जुआ खेलने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और अब वो जेल में है। 1 साल पहले उसकी दादी की मौत हो गई। तब से लूसीफर पूरी तरह अकेला है। कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आता, बस नेबरहुड कमेटी कभी कभार उसे चेक कर लेती है। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो चुपचाप रहता है। लूसीफर आह भरता है और मन ही मन कहता है, भगवान तुमने सच में मुझे ऐसे इंसान की बॉडी में डाल दिया जिसके कोई कनेक्शंस नहीं है। लेकिन शायद ये अच्छा ही है, जितने कम लोग मुझे जानेंगे मैं उतनी ही आज़ादी से काम कर सकूंगा। वो तारीख चेक करता है। जॉन कहता है, आज 23 तारीख है। लगता है मैं उस खतरनाक घटना से 15 दिन पहले आ गया हूँ। आज से 15 दिन बाद फायरफ्लाई अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त का सामना करेगी। एक ऐसा हादसा जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन फायरफ्लाई सोल साउथ कोरिया में रहती है और मैं यहाँ जिंगलिंग सिटी चाइना में फंसा हुआ हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है और ऑफिशियल तरीके से वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है।
वहां जाने के लिए मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। उस रात लूसीफर पालथी मारकर बैठता है और अपनी पावर को फोकस करने की कोशिश करता है। वो सोचता है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अपनी पावर से इस पानी को भी नहीं हिला पा रहा। इस बीच सन्मी सोच रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं लूसीफर को देखना चाहती थी, आज मैं रेलिंग से गिर गई। उफ, ये कितना शर्मनाक है। वो अचानक शर्माने लगती है। रुको, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? मैंने उसे लव लेटर नहीं दिया, उसने मुझे दिया था, है ना? नरेटर समझाता है, लूसीफर का पुनर्जन्म एक ऐसे इंसान की बॉडी में हुआ है जिसका नाम भी वही है, लेकिन अब उसे यह पता लगाना है कि उसकी असली बॉडी कहाँ है। क्योंकि अगर पास्ट के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो लूसीफर भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब लूसीफर अपने पुराने घर का नंबर डायल करता है तो लाइन इनवैलिड बताती है। वो उस घर पर जाता है जहाँ उसे याद है कि वो रहता था। एक मोटा आदमी गेट खोलता है और कहता है, छोटे भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? लूसीफर सोचता है, मेरी बॉडी यहाँ भी नहीं है। सड़क पर चलते हुए वो बुदबुदाता है, मेरे पुराने घर का नंबर काम नहीं कर रहा है और मेरे घर में अजनबी लोग रह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो एक दुकान पर रुकता है, मुझे एक सिगरेट का पैक देना। फिर उसे एहसास होता है कि ये दुकान बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी पास्ट लाइफ में थी। यहाँ तक कि वो मोटा आदमी जो मेरी पास्ट लाइफ में मुझे बुली किया करता था, अगर सब कुछ सेम है तो मेरी बॉडी कहाँ है? वो नाटकीय रूप से आह भरता है, मैं समझ गया, राइटर ने गड़बड़ की है। राइटर, सामने आओ और समझाओ कि मैं यहाँ कैसे आया, ये किसकी बॉडी है और तुमने मेरी असली बॉडी कहाँ छिपाई है। अचानक राइटर सच में उसके बगल में प्रकट हो जाता है। राइटर कहता है, पहले शांत हो जाओ, ये कहानी बनाने में मेरा बहुत पैसा लगा है और तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ एक ही चैप्टर में बता दूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है और तुम इस बॉडी में क्यों आए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। अगले दिन स्कूल में सब लोग सुनमे को देखते हुए कानाफूसी कर रहे थे। क्या तुमने सुना? लूसीफर ने सुनमे को लव लेटर दिया है। वो कितना बोल्ड है, उसने सच में प्रिंसिपल की बेटी को प्रपोज कर दिया। क्या उसे डर नहीं लगता कि उसका पिता उसके पैर तोड़ देगा? शर्माते हुए सुनमे सोचती है, वो बेवकूफी भरा लेटर। अब मैं स्कूल में इतनी फेमस हो गई हूँ, इससे पहले कि डैड को इसके बारे में पता चले मुझे ये मामला रफा दफा करना होगा। लूसीफर के पास जाकर वो कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? लूसीफर जवाब देता है, हाँ क्या हुआ? सुनमे कहती है, वो लव लेटर जो तुमने मुझे परसों दिया था, मैंने उसे पढ़ा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मैं इन फालतू चीजों में नहीं पढ़ सकती। लूसीफर सोचता है, तो इस बॉडी का असली मालिक डरपोक नहीं था, उसने सच में प्रिंसिपल की बेटी को प्रपोज किया था। इम्प्रेसिव। सुनमे आगे कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना, इससे मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लूसीफर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। सुनमे सिर हिलाती है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लूसीफर कहता है, तुम सही कह रही हो। वैसे तुम्हारे मिड टर्म ग्रेड्स क्या थे? घबराते हुए सुनमे जवाब देती है, मेरी रैंक पूरे स्कूल में 196 थी। लूसीफर कहता है, हाँ, तुम्हें सच में पढ़ाई करने की जरूरत है। वो सोचता है, ये रैंक बहुत खराब है, इस स्कूल में मुश्किल से 300 स्टूडेंट्स हैं, कोई हैरानी नहीं कि ये इतना स्ट्रेस ले रही है, ये सच में पढ़ाई में बहुत कमजोर है। वहां से जाते हुए लूसीफर कहता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, गुड लक। सुनमे उसे कंफ्यूज्ड होकर घूरते हुए सोचती है, मैं यहाँ उसे रिजेक्ट करने आई थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? टीचर क्लास में आता है और कहता है, सब लोग ध्यान दो, अगले महीने की 10 तारीख को हमारा येन बियान स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन है। अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है तो नोटिस बोर्ड चेक कर ले, तुम्हें अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर और 150 युआन फीस की जरूरत होगी। लूसीफर सोचता है, येन बियान, क्या वो नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है? अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके सोल पहुंच सकता हूं। मुझे लगता है फायरफ्लाई को बचाने के लिए मुझे हिस्सा लेना ही पड़ेगा। वो अपना हाथ उठाता है, टीचर मैं साइन अप करना चाहता हूं। टीचर हैरान होकर देखता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मैथ कंपटीशन ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हारे मैथ स्कोर्स पूरे स्कूल में सबसे खराब है। स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, लगता है लूसीफर फिर से किसी सस्ते नशे में है। टीचर बात जारी रखता है, अपनी बुक्स खोलो, हम लेसन कंटिन्यू करेंगे। बाद में क्लास में लूसीफर लेक्चर के दौरान सो रहा था। 2 स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं, अगर हमने इससे बात नहीं की तो बाकी लोग हमें पीटेंगे। लूसीफर जागता है और बड़बड़ाता है, स्कूल कितना बोरिंग है। वो लड़के उसके पास आते हैं, लूसीफर क्या तुम हमारे साथ पीसी कैफे चलोगे? लूसीफर खड़ा होता है, हाँ मैं काफी सो लिया, अब कुछ काम करने का वक्त है। पीसी कैफे में लूसीफर गेम में बार बार हार रहा है। वो सोचता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ में गेम्स खेलने चाहिए थे, ये बहुत बोरिंग है। अचानक कोई उसका कंधा पकड़ता और कहता है, अबे आरामखोर, तुम्हारा नाम लूसीफर है ना? मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, गली में चलते हैं। गली में वो आदमी कहता है, तुम दोनों ने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। लूसीफर पूछता है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो आदमी सिगरेट जलाता और जवाब देता है, मेरा नाम जिया है, लेकिन ये आसपास सब मुझे ब्रदर डी बुलाते हैं। मैंने सुना है तुमने 2 दिन पहले सन्मी को लेटर दिया था, क्या तुम्हें नहीं पता सन्मी किसी की गर्लफ्रेंड है? क्या तुम उसे लव लेटर देकर अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? लूसीफर सोचता है, वो क्यूट लड़की इस गैंगस्टर के साथ, आजकल लड़कियों की पसंद को क्या हो गया है? लूसीफर कहता है, सच में सन्मी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिया जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही बन जाएगी। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? बाकी लड़के कहते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? ब्रदर डी तुमसे बात कर रहे हैं,
तुम्हें उन्हें ठीक से जवाब देना चाहिए। ल्यूसीफर कहता है, मैं बातों से जवाब देकर थक गया हूं, अब मैं तुम सबको अपने हाथों से जवाब दूंगा। वो सोचता है, आखिरकार मुझे अपने मुक्कों का इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। सीन सनमी पर शिफ्ट होता है। सनमी कहती है, मॉम ने मुझे डैड का डिनर देने के लिए कहा था। तभी उसे ल्यूसीफर कुछ बाइसिकल्स के पास बैठा हुआ दिखता है। वो सोचती है, ये यहाँ क्यों बैठा है, ये क्या कर रहा है। ल्यूसीफर बड़बड़ाता है, ये मेरी वाली नहीं है। सनमी पास आती है और कहती है, तुम किसी और की बाइसिकल के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। ल्यूसीफर जवाब देता है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी बाइसिकल कौन सी है। सनमी भड़कती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ। ल्यूसीफर कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सनमी सोचती है, हर बार जब मैं इसके करीब आती हूँ तो मुझे इतना अजीब क्यों महसूस होता है। ल्यूसीफर आगे कहता है, क्या तुम मुझसे कम से कम प्यार से बात कर सकती हो। मुझे पता है तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है, सबके सामने परफेक्ट दिखना पड़ता है और तुम लड़कों से कभी बात नहीं करती, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ। सनमी जवाब देती है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे लेक्चर्स क्यों दे रहे हो। ल्यूसीफर कहता है, चीजों को हैंडल करने का ये सही तरीका नहीं है। अभी तुम बच्ची हो, तुम अभी नहीं समझोगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें मामलों को समझदारी से निपटाना होगा, ऐसे नहीं। और कल तुम्हारी जान बचाने के बाद क्या तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। सनमी कहती है, मैं सेकंड फ्लोर से गिरी थी, अगर मैं गिर भी जाती तो मैं मरने वाली नहीं थी। ल्यूसीफर बात बदलता है, मेरा एक सवाल है, क्या तुम जिया नाम के लड़के को जानती हो। सनमी जवाब देती है, हाँ, उसने स्कूल के बाहर मुझे 2 बार रोका था, डैड ने दोनों बार उसे भगा दिया। वो एक गुंडा है, वो मेरा पीछा करने की कोशिश करता रहता है। ल्यूसीफर कहता है, खैर अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, मैंने उसका अच्छे से इलाज कर दिया है। सीन हॉस्पिटल में जिया पर शिफ्ट होता है। जिया पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा है और चिल्ला रहा है, वो हरामखोर लूसीफर, वो एक मॉन्स्टर है। वापस लूसीफर और सनमी पर। लूसीफर कहता है, देखो मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हें एनबीएन कंपटीशन के बारे में पता है। सनमी पूछती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और दूसरों की बाइसिकल्स को छूना बंद करो, वो वाली जो साइड में है वो तुम्हारी है। लूसीफर हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी कौन सी है, हम सेम क्लास में भी नहीं है। सनमी घबराकर जवाब देती है, मैंने बस एक बार देख लिया था। लूसीफर मुस्कुराता है, ओ तो क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। सनमी लाल हो जाती है, बकवास बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें कंपटीशन की इतनी परवाह क्यों है। लूसीफर कहता है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। सनमी पूछती है, तुम भी एनबीएन जाना चाहते हो। लूसीफर जवाब देता है, मुझे बर्फ बहुत पसंद है, मैं एनबीएन में बर्फ देखना चाहता हूँ। चूंकि तुम्हारे पिता प्रिंसिपल हैं, मुझे यकीन है तुम्हारे पास मुझे ज्वाइन करवाने के तरीके होंगे। सनमी सोचती है, ये थोड़ी देर पहले इतनी सीरियस बातें कर रहा था, लेकिन अब ऐसे बात कर रहा है जैसे ये सिर्फ बर्फ देखने आया हो। लूसीफर सोचता है, मुझे नहीं पता कि ये इस बॉडी का असर है या कुछ और, लेकिन ये लड़की सच में क्यूट है, फिर भी मुझे बिहेव करना होगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। अचानक लूसीफर के पेट से जोर से आवाज आती है। सनमी पूछती है, क्या तुमने खाना नहीं खाया। लूसीफर जवाब देता है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सनमी कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता है, मैं जानती हूँ अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, और मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो मैं डैड से कहकर तुम्हें गवर्नमेंट असिस्टेंस दिला सकती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। लूसीफर कहता है, मुझे पहले शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरा पीछा करती हो। सनमी कांप जाती है, नहीं, मैंने बस तुम्हारे बारे में बातें सुनी है। लूसीफर उसके हाथ में खाने का डिब्बा देखता है, वो क्या है। सनमी जवाब देती है, मेरे डैड का डिनर। लूसीफर उसे चमकती आंखों से देखता है। बाद में लूसीफर खुशी खुशी चिकन खाते हुए कहता है, ये कमाल का है, बहुत टेस्टी। इस बीच प्रिंसिपल सॉन सोचते हैं, आज सिर्फ एक चिकन लेग क्यों है, क्या आमतौर पर 2 नहीं होते। घर पर लूसीफर करी ट्रेनिंग करता है। वो सोचता है, अभी सबसे अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को मजबूत बनाना। सॉल यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है और एनबीएन और सॉल के बीच एक मिलिट्री जोन है, उसे क्रॉस करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर होना होगा। अगले दिन स्कूल में लूसीफर एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचता है। वो सोचता है, मिस्टर लू टीचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं है, उन्हें यहाँ एक एजुकेशन कंपनी ने भेजा है। हमारे स्कूल का सक्सेस रेट बहुत कम है, शायद वो इसे जल्द ही प्राइवेट कर देंगे, इसीलिए मिस्टर लू यहाँ काम करते हैं और उनके पास काफी पावर है, मुझे उनसे बात करनी होगी। मिस्टर लू कहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लूसीफर जवाब देता है, मिस्टर लू, मैं एनबीएन टूर के लिए साइन अप नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सुना है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अभी भी एक जगह खाली है। मिस्टर लू जवाब देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए और तुम्हें प्रिंसिपल और तुम्हारे होम रूम टीचर दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो सब है तो तुम टूर ज्वाइन कर सकते हो। लूसीफर चुपचाप डेस्क पर एक लिफाफा रख देता है। मिस्टर लू पूछते हैं, और ये क्या है। वो उसे खोलते हैं और अंदर एक कार्ड पाते हैं। मिस्टर लू का लहजा तुरंत बदल जाता है, ओ मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, एक्स्ट्रा हेल्पर्स के लिए 3 स्पेशल स्लॉट्स रिजर्व किए गए हैं। ये पोजीशंस पढ़ाई के लिए नहीं है, बस ट्रिप और ग्रुप की मदद करने के लिए है।
तुम उस स्लॉट के अंडर ज्वाइन कर सकते हो। लूसीफर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे जाता हूँ, मुझे बस जाना है। मिस्टर लू कहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। लूसीफर जवाब देता है, मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। मिस्टर लू आगे कहते हैं, आज दोपहर तक टूर ज्वाइन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम वहां होगा। जैसे ही लूसीफर जाता है, मिस्टर लू सोचते हैं, ये बच्चा इस उम्र में इसे पहले से पता है कि गिफ्ट कैसे देते हैं, ये पक्का सिंपल नहीं है। सीन सनमे पर शिफ्ट होता है। घर जाते हुए सनमे सोचती है, मैं फिर से टेस्ट में फेल हो गई। मुझे सिर्फ 45 पॉइंट्स मिले, लेकिन मुझे 50 चाहिए थे। अगली बार मैं कम से कम 60 लाऊंगी, हालांकि वो भी बस एवरेज है, कुछ खास नहीं। अचानक एक स्टूडेंट अनाउंस करता है कि एनबीएन जाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट लग गई है। हर कोई अपना नाम चेक करने के लिए भागता है। सनमे सोचती है, क्या लूसीफर लिस्ट में आया? वो देखती है, हाँ, यकीन नहीं होता, उसका नाम सच में लिस्ट में है। बाद में घर पर सनमे कहती है, डैड, मुझे भी एनबीएन कंपटीशन में हिस्सा लेना है। प्रिंसिपल सन जवाब देते हैं, मुझे लगा था तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अचानक तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? इसके अलावा सारी सीट्स पहले ही भर चुकी हैं। सनमे जिद करती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। प्रिंसिपल सन बड़बड़ाते हैं, तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रही हो। 3 जनवरी 2001 ट्रेन स्टेशन पर सनमे स्टेशन पर इंतजार करती है। स्कूल टीम कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? एक टीचर कहते हैं, सारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को ग्रुप का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए। सनमे जोश में हाथ हिलाती है, लूसीफर, मैं यहाँ हूँ। लूसीफर उसका सामान उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रिंसिपल सन उनके बीच आ जाते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बेटी का सामान उठाऊंगा। लूसीफर विनम्रता से कहता है, प्रिंसिपल सन, आप भी यहाँ हैं। ट्रेन पर लूसीफर पूछता है, सनमे, तुमने ग्रुप कैसे ज्वाइन किया? तुम्हारा नाम अनाउंसमेंट में नहीं था। वो जवाब देती है, मैं बस आना चाहती थी, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मैं भी बर्फ देखना चाहती हूँ। प्रिंसिपल सन सोचते हैं, ये छोकरा मेरी बेटी के करीब कैसे आ गया? मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने खुद टीम को लीड क्यों नहीं किया। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो इसके साथ सुरक्षित रहे। ट्रेन अपना लंबा सफर शुरू करती है। मिस्टर लू कहते हैं, लूसीफर, मेरे लिए पानी की बोतल लाओ और मेरे बैग को रैक में ठीक से रखो, अंदर कैमरा है, ध्यान रखना। लेकिन लूसीफर उन्हें इग्नोर कर देता है। मिस्टर लू दोहराते हैं, लूसीफर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लूसीफर जवाब देता है, मिस्टर लू, मैं साफ कर दूं, मैं इस ट्रिप पर आपका निजी नौकर बनने नहीं आया हूँ, तो मुझे ऑर्डर मत दीजिए। मिस्टर लू भड़कते हैं, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ के तौर पर आए हो? एक्स्ट्रा स्टाफ मतलब एक्स्ट्रा काम। लूसीफर शांति से कहता है, मैंने इस स्लॉट के लिए आपको घूस दी थी और आपको पैसे देने के बाद मैं आपके छोटे मोटे काम नहीं करने वाला। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर लू घूरते हैं, बच्चे होकर तुम बहुत ज्यादा जुबान चला रहे हो। लूसीफर उन्हें एक सिगरेट ऑफर करता और कहता है, मिस्टर लू, गुस्सा मत कीजिए, लीजिए इसे पीजिए, अपने गुस्से को धुएं में उड़ा दीजिए। मिस्टर लू कश लेते हैं और चिल्लाते हैं, ये नकली है, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। बाद में वो एनबीएन पहुंचते हैं। सनमे सोचती है, मुझे आजकल क्या हो रहा है? इस बेवकूफ की वजह से मैंने ये पूरी ट्रिप ज्वाइन की। लूसीफर ऊपर आता है और उसका बैग फिर से उठा लेता है। वो कहता है, तुम रिलैक्स करो और कोक पियो, यहाँ का एक्स्ट्रा काम मैं कर लूंगा। फिर लूसीफर मिस्टर लू के पास जाता है। मिस्टर लू चिल्लाते हैं, क्या तुम 4 दिनों के लिए गायब होने का प्लान बना रहे हो? ये एक स्टडी टूर है, तुम्हारी पर्सनल छुट्टी नहीं। अगर तुम अकेले कहीं चले गए और कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना वजह मुसीबत में पड़ जाऊं? लूसीफर एक रिकॉर्डिंग निकालता है, मिस्टर लू के घूस लेने की रिकॉर्डिंग। मिस्टर लू जम जाते हैं, तुम छोटे कमीने, तुमने मुझे फंसाया, मुझसे पंगा मत लो, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हें सीधा घर भेज दिया जाएगा। फिर वो बड़बड़ाते हैं, ठीक है, 200 युआन रखो, सुरक्षित सफर करना और कोई गलती मत करना। लेकिन फिर वो अचानक रुकते हैं और पूछते हैं, रुको, मैं तुम्हें पैसे क्यों दे रहा हूँ? मैं तुम्हें जाने क्यों दे रहा हूँ? मैं तो तुम्हें पीट सकता हूँ। हाँ, ये बेहतर प्लान है, मैं तुम्हें पीटता हूँ और फिर तुम कहीं नहीं जाओगे। लूसीफर जवाब देता है, आप मेरे अंकल की उम्र के हैं, आप अचानक ब्रूसली बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुछ ही पलों में लूसीफर आसानी से मिस्टर लू को हरा देता है। मिस्टर लू कांपने लगते हैं, मुझे जाने दो, मुझे पता है मैं गलत था। लूसीफर कहता है, मिस्टर लू, आपने बेकार में मुसीबत खड़ी कर ली। मैंने आपसे कहा था कि मैं आज जा रहा हूँ, मेरे लिए कवर करना आपके लिए आसान होगा। मैं जा रहा हूँ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चला गया। 36 आवर्स बाद लूसीफर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर खड़ा है, अपने मिशन के अगले स्टेप के लिए तैयार। लूसीफर सोचता है, एक बार मैंने ये इलाका क्रॉस कर लिया तो मैं सोल पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस जगह से निकलना बेहद मुश्किल है। यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस है। तमाम रुकावटों के बावजूद लूसीफर आगे बढ़ता रहता है। अचानक एक सोल्जर उसके सामने आ जाता है। सोल्जर कहता है, तुम घुसपैठिए हो, लेकिन लूसीफर सीधा खड़ा होता है और उस आदमी को तुरंत बेहोश कर देता है। वो बेहोश सोल्जर की बॉडी को खींचकर साइड में कर देता है। लाइट हाउस और गार्ड्स बात करते हैं, मुझे लगता है वहाँ कोई हलचल हुई थी। दूसरा गार्ड कहता है, कोई पक्षी होगा, अगर इंसान होता तो सर्च लाइट में दिख जाता है। बॉर्डर की बाड़ को काटे हुए लूसीफर सोचता है, ये बिना ट्रेनिंग वाली बॉडी सच में कमजोर है। जब मैं घर पहुंचूंगा मुझे फिर से ट्रेन करना होगा ताकि मैं मजबूत बन सकूं। वो चॉकलेट बार खाता है और सोचता है, मुझे कैलोरीज चाहिए ताकि मैं चलता रहूं और इस फील्ड में माइंस को साफ देख सकूं। ज्यादातर लोगों के लिए माइन फील्ड क्रॉस करना बेहद खतरनाक है, लेकिन लूसीफर के लिए ये आसान है। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने इतने माइन फील्ड्स क्रॉस किए थे कि गिनती भी याद नहीं।
संभल कर कदम रखते हुए लूसीफर कहता है, बस 30 मीटर और फिर मैं माइन फील्ड के पार होऊंगा। लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसका पैर सीधा माइन पर पड़ता है। लूसीफर तेजी से सोचता है, मैंने इस माइन पर 3 किलो प्रेशर डाला है, अगर ये फटी तो ब्लास्ट रेडियस लगभग 2 मीटर होगा। अगर मैंने अपना घुटना थोड़ा सा भी उठाया तो ये बहुत जोर से फटेगी। वो फुसफुसाता है, मुझे लगातार प्रेशर बनाए रखना होगा और उसी वक्त अपनी बॉडी को आजाद करना होगा। वो माइन के ट्रिगर कैप को बांधना शुरू करता है। कई मिनटों के ध्यान से काम करने के बाद लूसीफर सोचता है, गुड, अब मुझे बस सेफ्टी पिन को डिसेबल करना है। सीन कंपटीशन पर शिफ्ट होता है। सनमे सोचती है, मैंने यहाँ लूसीफर का पीछा क्यों किया? मुझे उसे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। वो सेम ग्रुप में था तो गायब कहाँ हो गया? इस बीच लूसीफर अभी भी माइन पर काम कर रहा था। वो सोचता है, मैंने सेफ्टी पेन हटा दी है और उसकी जगह पेंसिल की लीड लगा दी है, और क्योंकि मैं अपने कपड़ों को एडेड वेट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा बॉडी वेट सीधे माइन पर नहीं है। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। लूसीफर बड़बड़ाता है, भगवान, मेरा पुनर्जन्म हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, आप अभी से मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो ठीक वक्त पर माइन से साइड में कूद जाता है। यहाँ कोई नहीं है, गुड। वो फिर कूदता है और एक बंकर के अंदर लैंड करता है। ये जगह सेफ लग रही है, कम से कम यहाँ माइंस नहीं है। लेकिन 2 ऑफिसर्स उसी बंकर में घुसते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाता है, घुसपैठिया है, पकड़ो इसे। लूसीफर आगे बढ़ता है और उनमें से एक को तुरंत मार देता है। वो दूसरे ऑफिसर पर चाकू फेंकता है। एक गया, एक और बाकी है। बचा हुआ ऑफिसर कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लूसीफर जवाब देता है, तुम ताकतवर होने का नाटक कर रहे हो। वो हमला करता है और उसे भी मार देता है। लूसीफर कहता है, कम से कम मुझे इसमें से कुछ कपड़े मिल जाएंगे। वो उनकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और आखिरकार सुरक्षित बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। लूसीफर सोचता है, आज 6 जनवरी 2001 है। फायरफ्लाई के साथ वो खतरनाक हादसा जल्द ही होगा, मुझे किसी तरह उसे बचाना ही होगा। वो एक टैक्सी लेता है और कहता है, मुझे अबू जंग ले चलो। वो याद करता है, फायरफ्लाई के साथ मेरी कहानी एक मिशन से शुरू हुई थी। तभी हमें लूसीफर की पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लूसीफर को एक बार सोल में हाजू नाम के बिजनेसमैन को मारने का मिशन मिला था। उसे मारने पर 50 मिलियन का इनाम था। लूसीफर ने हाजू के गार्ड्स को आसानी से खत्म कर दिया और कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा कि फायरफ्लाई पहले से ही हाजू पर गन ताने खड़ी है। लूसीफर बताता है, वो पहली बार था जब मैंने फायरफ्लाई को देखा था। लीना कहती है, तुम उसके बॉडीगार्ड हो, तुम्हें यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लूसीफर चेतावनी देता है, नहीं ऐसा मत करना, लेकिन लीना हाजी को गोली मार देती है। बाहर बॉडीगार्ड्स चिल्लाते हैं, हमारे बॉस खतरे में हैं, अंदर चलो। लूसीफर लीना को पकड़ता है और भागता है। गार्ड चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ, लेकिन लूसीफर उन्हें मार देता है और लीना के साथ अपने सेफ हाउस भाग जाता है। वो उससे कहता है, ये मेरा सेफ हाउस है, इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब बताओ तुम वहां क्या कर रही थी? नैरेटर समझाता है, जब लूसीफर पहली बार फायरफ्लाई से मिला था, वो मानसिक रूप से अस्थिर और खतरनाक हद तक लापरवाह थी। लीना मुस्कुराती है, तो यहाँ कभी कोई नहीं आता? क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो? लूसीफर सोचता है, ये लड़की सच में अजीब है। अचानक लीना उस पर हमला कर देती है। लूसीफर उसे गर्दन से पकड़ता है और बेहोश कर देता है। बाद में लूसीफर उसे बांधकर सेफ हाउस में लटका देता है। चिल्लाना मत, तुम्हारी आवाज बहुत इरिटेटिंग है। अगले दिन वो उसे खोल देता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम पूरी रात बंधी हुई थी और अभी भी शांत नहीं हो रही हो। लीना पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूँ? मुझे पता है तुम्हें मुझसे असल में क्या चाहिए। लूसीफर जवाब देता है, तुम बस एक डरी हुई बच्ची हो जो दूसरों के सामने निडर दिखने की कोशिश करती हो। लीना कहती है, मैंने कल तुम्हें देखा था, तुम अविश्वसनीय रूप से ताकतवर हो। तुमने एक बार में बहुत सारे स्किल्ड बॉडीगार्ड्स को मार दिया। लूसीफर जवाब देता है, खैर मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरा मुकाबला कर सकते हैं। अगर तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लूसीफर का नाम लोगी तो हर कोई कांपता है। लीना फिर घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बदला लेना है, मुझे उन लोगों को मारना है। मैं आप जो कहेंगे वो करूंगी, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मैं अपना शरीर भी दे सकती हूँ, बस प्लीज मेरा बदला लेने में मदद कीजिए। लूसीफर बताता है, और इसलिए मैंने लीना को 2 साल ट्रेन किया ताकि वो अपना बदला कामयाबी से ले सके। 2 साल बाद लीना इतनी मजबूत हो गई थी कि वो ये कर सके, और उसने किया। रोते हुए लीना ने कहा, डैड, मॉम, भाई, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, लेकिन आप जहां भी हैं मुझे उम्मीद है अब आप शांति से आराम कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उन लोगों को मार दिया है जिन्होंने आपकी जान ली थी। लूसीफर उसकी तरफ बढ़ा और कहा, तुमने अच्छा किया। लूसीफर आगे बताता है, बदला लेने के बाद लीना ने आखिरकार मुझे 6 जनवरी 2001 को उसके साथ असल में क्या हुआ था और वो बदले के लिए इतनी जुनूनी क्यों हो गई थी। उसे ऊपर उठाते हुए लूसीफर ने कहा, उठो, तुम्हें अभी ट्रेनिंग करनी है। हालांकि ये पहली बार है जब मैंने किसी को सोते हुए रोते देखा है। लीना ने उसकी आस्तीन पकड़ी और कहा, क्या आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हैं? मुझे डर लगता है कि अगर मैं आधी रात को जागी तो शायद खुद को गोली मार लूं। लूसीफर ने कहा, तुम अपने अंदर बहुत दर्द लेकर चल रही हो, बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? लीना ने कहा, ये पहली बार है जब मैं किसी को अपनी कहानी बता रही हूँ। ये 6 जनवरी 2001 को हुआ था, मुझे साफ साफ याद है।
वो एक आम रात की तरह शुरू हुई थी। मेरे भाई की स्कूल में लड़ाई हो गई थी और मॉम उसे डांट रही थी। अचानक गैंगस्टर्स का एक ग्रुप हमारे घर में घुस आया। उन्होंने मेरे पिता को मार दिया और उनकी सारी संपत्ति ले ली। फिर वो हमारी तरफ आए। मेरे भाई ने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैंने उस इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते देखा जिसने पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की। फिर उन्होंने मेरी माँ के साथ भयानक काम किए, ऐसे काम जो किसी इंसान को कभी नहीं करने चाहिए। उन्होंने उनके शरीर का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें बार बार चाकू मारा जब तक कि वो मर नहीं गई। उन्हें मारने के बाद जिसने उन्हें चाकू मारा था वो मुझे खींचकर आंगन में ले गया और मेरे साथ सबसे बुरे काम किए जिनकी कोई कल्पना कर सकता है। मेरी मॉम उस आंगन में सनफ्लावर्स उगाया करती थी, ये कहते हुए कि वो एक दिन मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन ठीक वहीं उन्हीं सनफ्लावर्स के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बुरा हादसा हुआ। गुस्से में लूसीफर ने कहा, अगर उन्होंने सबको मार दिया तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? लीना ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं खूबसूरत थी। वो मुझे कैद करके रखना चाहते थे। वो मुझे ले जा रहे थे, लेकिन मुझे भागने का मौका मिला और मैं रिवर में कूद गई। लूसीफर ने पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? लीना ने कहा, भागने के बाद मैं अपने पिता के एक दोस्त से मिली। उन्होंने कहा कि वो मेरी रक्षा करेंगे और मुझे घर ले गए, लेकिन वो भी उतने ही दुष्ट निकले। उन्होंने पूरी रात मुझे टॉर्चर किया और फिर मुझे वापस उन हथियारों को सौंप दिया। लूसीफर ने कहा, आगे क्या हुआ? मुझे सब बताओ। लीना ने आगे कहा, मैंने उन्हें मुझे वापस सौंपने का प्लान बनाते हुए सुन लिया तो मैंने एक चॉपस्टिक उठाई और उनकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद सब कुछ और बुरा होता गया। मैं 16 साल की थी जब ये सब शुरू हुआ। अब मैं 22 की हूँ। जब तक मैं आपसे नहीं मिली मेरी जिंदगी नर के अलावा कुछ नहीं थी। आप पहले आदमी थे जिसने कभी मेरे शरीर को नहीं देखा, कभी मेरी खूबसूरती का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की और मुझे अपने साथ रहने दिया, मुझे जीने लायक जिंदगी दी। मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ। अगर आप मुझे मरने का हुक्म देंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का मकसद आपके हुक्म मानना है। लूसीफर ने धीरे से कहा, नहीं, अब से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होगा। तुम्हें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अपने पास्ट को कभी अपने फ्यूचर पर अंधेरा मत करने देना। रोते हुए लीना ने कहा, बाकी सब में चमकने की काबिलियत है, लेकिन मुझे अब खुद से कोई उम्मीद नहीं है। लूसीफर ने जवाब दिया, तो तुम्हें फिर से चमकना सीखना होगा। आज से तुम्हें फायरफ्लाई बुलाऊंगा, क्योंकि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाओगी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक ड्राइवर कहता है, सर उठिए, हम अबू जोंग पहुंच गए हैं। लूसीफर टैक्सी से बाहर निकलता है, मेरी मंजिल यहाँ है। उसी वक्त लीना अपने स्कूल से बाहर निकलती है और किसी से टकरा जाती है। वो कहती है, क्या तुम अंधे हो, देखकर नहीं चल सके? लूसीफर उसका कान हल्के से पकड़ता है और कहता है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लीना भड़कती है, तुम हो कौन और तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? लूसीफर कहता है, फायरफ्लाई, हमें मिले हुए बहुत अरसा हो गया। लीना के माथे पर बल पड़ते हैं। फायरफ्लाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लूसीफर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं वो हूँ जो नर्क से वापस आया है तुम्हारी मदद करने। मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे सपने से जगाने आया हूँ। लीना तुरंत उसे लात मारती है और भागती है। थरकी, मुझसे दूर रहो। वो भागकर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है, ऑफिसर, वो आदमी वहां मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं था। लीना बड़बड़ाती है, वो अभी तो यही था, कहाँ चला गया? 6 जनवरी शाम 6 बजे। नेशनल इंटेलिजेंस, एक एजेंट कहता है, बॉर्डर पर हमारे 2 सोल्जर्स मरे हुए पाए गए हैं, शायद किसी घुसपैठिए ने। यहाँ तक कि हमारा माइनफील्ड भी एक्टिवेट हुआ था, फिर भी घुसपैठिया बिना किसी खरोच के निकल गया। हमें नॉर्थ कोरिया की घुसपैठ का शक है। दूसरा एजेंट कहता है, वो बहुत निडर हो गए हैं, हमारे मिलिट्री पर्सनल को मार रहे हैं। चीफ कहता है, लगता है नॉर्थ कोरिया हमले की तैयारी कर रहा है, हमें तुरंत हाई कमांड से संपर्क करना चाहिए। अगर हमें एक भी घुसपैठिया मिले तो उसे देखते ही गोली मार दो। सारी फोर्सेस को खबर कर दो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है। अब हम नॉर्थ कोरिया देखते हैं। एक नॉर्थ कोरियन कमांडर कहता है, बॉर्डर पर गश्त करने वाले आदमियों की तादाद बढ़ा दो और पहरे पर खड़ा हर सोल्जर मार्शल लेवल का होना चाहिए। एक घुसपैठिया हमारे बॉर्डर में घुस आया और हमारे सोल्जर को मार दिया। हम उन गंदे साउथ कोरियंस को हमारा मजाक नहीं उड़ाने दे सकते। बताओ, कल बॉर्डर का इंचार्ज कौन था जब यह हादसा हुआ? एक आदमी आगे आता और कहता है, जनरल हुआंग इंचार्ज थे सर। कमांडर कुर्राता है, उस बेकार हरामखोर को मार दो। जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता उसे नॉर्थ कोरिया में जीने का कोई हक नहीं है। सीन लूसीफर पर शिफ्ट होता है। लूसीफर छींक रहा था और बड़बड़ाता है, इस वक्त कौन मेरे बारे में बात कर रहा है? चॉकलेट खाते हुए वो कहता है, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं पानी लाना भूल गया, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। फिर वो हवा सूंघता और कहता है, लीना के घर से चिकन सूप की खुशबू आ रही है। लीना के घर के अंदर उसकी माँ डांटती है, तुम बच्चे हमेशा स्कूल में लड़ते क्यों हो? लुफांग कहता है, मम आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। लीना उसे डांटती है, भाई तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने लड़ाई की और फिर भी पिट गए। लुफांग बहस करता है, ये सच नहीं है, वो 4 थे और मैं उनसे अकेले लड़ा। लीना ताना मारती है, पिटना होता है, चाहे 1 से हो या 4 से। अचानक एक गैंगस्टर कार उनके घर के बाहर रुकती है। लूसीफर धीरे से कहता है, शुरू हो रहा है। सीन मिस्टर लू पर शिफ्ट होता है। कोई मिस्टर लू का दरवाजा खटखटाता है। वो खोलते हैं। सनमी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सनमी कहती है, मिस्टर लू प्लीज मुझे बताइए। लूसीफर
कहाँ है? मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा। मिस्टर लू जवाब देते हैं, वो मेरा रूममेट है, वो अभी सो रहा है, बहुत रात हो गई है, सब इस वक्त सोते हैं। सनमी जिद करती है, मिस्टर लू मुझे सच में लूसीफर से मिलना है, ये जरूरी है, मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर लू कहते हैं, वैसे ही बहुत रात हो गई है, वो सो रहा है, तुम उससे बात कैसे करना चाहती हो? सनमी मिन्नतें करती है, नहीं मिस्टर लू, ये सच में अर्जेंट है। मिस्टर लू आहा भरते हैं और प्रिंसिपल को कॉल करते हैं। जब प्रिंसिपल जवाब देते हैं, मिस्टर लू कहते हैं, हेलो प्रिंसिपल सन, यहाँ सब ठीक है, और दरअसल एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। सनमी बहुत धीरे से फुसफुसाती है, प्लीज मेरे डैड को मत बताइएगा कि मैं इतनी रात को यहाँ आई थी, मैं जा रही हूँ, उन्हें कुछ मत बताइएगा। मिस्टर लू अजीब तरह से हंसते हैं और फोन में कहते हैं, नहीं नहीं प्रिंसिपल सन, आपकी बेटी अपने कमरे में शांति से सो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पढ़ाई के अलावा वो बाकी सब में अच्छी है। फोन रखने के बाद मिस्टर लू दरवाजा बंद करते हैं और रोते हुए बड़बड़ाते हैं, ये नौकरी बहुत मुश्किल है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार घूस ली और वो भी उसके जैसे मुसीबत खड़ी करने वाले बच्चे से, अब वही मुझे स्ट्रेस दे रहा है। सीन लीना के घर के अंदर शिफ्ट होता है, गैंगस्टर्स घर में घुस आते हैं, लुफांग और उसकी मां घबरा जाते हैं, ये लोग कौन है? लुफांग आगे आता है और चिल्लाता है, तुम हमारे घर में कैसे घुसे, कौन हो तुम? एक गैंगस्टर उसे लात मारकर साइड कर देता है, रास्ते से हट बच्चे। तभी हाजू, योंग और ते घर में घुस आते हैं। हाजू को देखकर लूसीफर बड़बड़ाता है, ये वही हरामखोर है जिसके लिए मुझे $50 मिलियन मिले थे, लीना ने इसे मेरी आंखों के सामने मारा था। नैरेट को समझाता है, ली फैमिली की बर्बादी इन 3 आदमियों की वजह से शुरू हुई। हाजू और लीना के पिता ने मिलकर एक शिपिंग कंपनी शुरू की थी। साल 2000 तक कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसी साल 2 भाई ते और योंग, जो पेशे से सूदखोर थे, हाजू के पास आए और पार्टनरशिप मांगी। हाजू को उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लीना के पिता ने मना कर दिया क्योंकि वो अपराधी थे। लेकिन हाजू ने अपने पार्टनर को धोखा दिया, उसने सूदखोरों से हाथ मिलाया और लीना के पिता को मार दिया। उन्होंने उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया। प्रेजेंट सीन लीना के घर में। हाजू लुफांग को जोर से लात मारता है। ते मुस्कुराता है, आज रात मैं इस लड़की के मजे लूंगा। लूसीफर सोचता है, वक्त आ रहा है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ते कहता है, वो हरामखोर ली डोंग बेवकूफ था, माना मैं और मेरा भाई हमेशा गलत धंधे करते थे, लेकिन हम सिर्फ एक फेयर पार्टनरशिप चाहते थे। अब हम उसकी बेटी का इस्तेमाल करके अपना बदला लेंगे। लूसीफर के दिमाग में विचार दौड़ते हैं, इससे पहले कि वो लीना को नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अचानक पूरे घर में अलार्म बजने लगता है। ते कहता है, सब यही रुको, मैं शोर चेक करता हूँ। वो खिड़की खोलता है और बाहर देखता है, फायर ट्रक, क्या घटिया टाइमिंग है। योंग कहता है, हमें जगह बदल लेनी चाहिए। अगर फायर फाइटर्स ने ये सारी गाड़ियां देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर पुलिस आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो जबरदस्ती लीना, उसके भाई और उसकी मां को ले जाते हैं। लूसीफर सोचता है, गुड, पास में एक खाली घर है, मैंने उसका फायर अलार्म एक्टिवेट कर दिया ताकि फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाए। अब मुझे संभल कर काम करना होगा। लीना ने कहा था इन 3 आदमियों ने उसके पिता को मारा था, उनके बारे में सोचने से अब कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त मेरा काम लीना, उसकी माँ और उसके भाई को बचाना है। घर के अंदर लड़ना बहुत जोखिम भरा था, अगर एक भी गैंगस्टर भाग गया तो बाद में मुसीबत होगी। लेकिन अब वो उन्हें एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाएंगे, वहां मैं उन सबको आसानी से खत्म कर सकता हूँ। लूसीफर लीना के पिता की कार लेता है और उनका पीछा करना शुरू करता है। चलती गाड़ी के अंदर हाजू बड़बड़ाता है, ली डोंग, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। तूने हमेशा मुझे डांटा, हमेशा मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया। तूने कहा मैंने कंपनी की रेपुटेशन खराब कर दी। तू मुझसे हर चीज में बेहतर था। भले ही हम बिजनेस पार्टनर्स थे, कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, सब तुझे बॉस कहते थे। और जिस औरत से मैं प्यार करता था उसने तुझसे शादी कर ली। मैंने तुझे बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे कोई परवाह नहीं थी। तूने उससे शादी की और 2 खूबसूरत बच्चे भी पैदा किए। हर बार जब मैं तेरे खुशहाल परिवार को देखता था, मेरा खून खोलता था। ऐसा लगता था जैसे हर वो चीज जो मेरी होनी चाहिए थी वो तेरे पास चली गई। यांग कहता है, ब्रदर हाजू, तुमने ली डोंग को तो मार ही दिया, क्या वो काफी नहीं है? उसकी बीवी वैसे भी आज रात तुम्हारी है। एक बार हम फैक्ट्री पहुंच जाए तो तुम उन्हें जितना चाहो उतना टॉर्चर कर सकते हो। हाजू गुर्राता है, मैं उसकी बीवी और बेटी को सबसे ज्यादा तड़पाऊंगा। जब वो हरामखोर नर्क से उनकी तड़प देखेगा तब उसे समझ आएगा कि मुझे धोखा देना कैसा लगता है। सीन बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट होता है। लीना की माँ भीख मांगती है, हाजू प्लीज मेरे परिवार को जाने दो, तुम और डोंग परसों से दोस्त थे, उस दोस्ती की खातिर प्लीज हमें जाने दो। हाजू थूकता है, दोस्त? ली डोंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, मैंने उसे मार दिया और अब तुम्हारे परिवार की बारी है। लीना की माँ रोती है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हाजू एक कोड़ा इस्तेमाल करता है और उन पर बेरहमी से हमला करता है। लीना की माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। हाजू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया, इतनी नफरत क्यों? लू फैंग चिल्लाता है, कमीने, तेरी मेरी मॉम पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो हाजू को पकड़ता है, लेकिन हाजू उसे आसानी से मुक्का मारकर दूर कर देता है। बाकी आदमी लू फैंग को घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लीना रोते हुए कहती है, अगर ये कोई बुरा सपना है तो प्लीज कोई मुझे जगा दो। अचानक उसे याद आता है कि लूसीफर ने उससे एक बार क्या कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे सपने से जगाने के लिए नर्क से आया हूँ। उसी पल लूसीफर वहां पहुंचता है और जोर जोर से कार का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। टे और यांग घबराकर इधर उधर देखते हैं, ये अब कौन आ गया? कार को देखकर लीना फुसफुसाती है, ये मेरे डैड की कार है। लूसीफर बाहर निकलता और कहता है, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, तुम्हारी कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। क्लच काम नहीं करता, ब्रेक्स काम नहीं करते। इन लोगों ने तुम्हारे परिवार को मारने के लिए बहुत
बहुत मेहनत की, उन्होंने ब्रेक्स भी खराब कर दिए ताकि तुम में से कोई भाग ना सके। रोते हुए लीना सोचती है, क्या ये मुझे बचाने आया है? लूसीफर कहता है, फायरफ्लाई हम फिर मिले। लीना को एहसास होता है ये सच में मुझे बचाने आया है। टे चिल्लाता है, हे लड़के तुम हो कौन और तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? यांग कहता है, बात करने का वक्त नहीं है, इसे जल्दी मारो, इसने सब कुछ देख लिया है। एक आदमी आगे बढ़ता है, लूसीफर पर हमला करता है, लेकिन लूसीफर तुरंत डॉज करता है और एक जोरदार लात मारता है। सिर्फ एक लात से उस आदमी की गर्दन टूट जाती है। यांग हैरान होकर फुसफुसाता है, ये इतना छोटा दिखता है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सब एक साथ हमला करो, मारो इसे। बॉडीगार्ड्स दौड़ कर आते हैं। जो भी है ये बस एक बच्चा है, ये हमारा क्या कर लेगा? लेकिन कुछ ही पलों में लूसीफर उन सबको आसानी से मार देता है। यांग कांपने लगता है, ये कोई बच्चा लड़ता हुआ नहीं दिख रहा, ये तो कोई मॉन्स्टर लग रहा है। कुछ ही मिनटों में लूसीफर ने लीडर्स को छोड़कर हर आदमी को मार दिया है। यांग चिल्लाता है, टे जाओ इसे मारो। हाजू उसका हौसला बढ़ाता है, हाँ टे तुम इसे हरा सकते हो, हमारे साथ आने से पहले तुम एक स्पेशल यूनिट में थे, तुम्हें अपने स्किल्स याद होंगे। अपना खंजर पकड़ते हुए टे मुस्कुराता है, सही कहा, वो मुझे डैगर किंग बुलाया करते थे, इस बच्चे को मारना आसान होगा। लूसीफर शांति से कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम इस दुनिया में सिर्फ दूसरे इंसान हो जिसने मुझे चाकू दिखाने की हिम्मत की है। तुम्हें पता है पिछली बार जिसने मुझे चाकू दिखाया था उसके साथ क्या हुआ था? टे गुर्राता है, मुझे परवाह नहीं, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। वो लूसीफर के गले पर वार करता है, लेकिन लूसीफर बिना किसी मेहनत के डॉज कर लेता है। टे पीछे हटता है, पसीने से लथपथ। यकीन नहीं होता, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे स्किल्स कमाल के हैं, तुम हर हमले को डॉज कर सकते हो। वो लगातार हमला करता रहता है, लेकिन कुछ भी लूसीफर को छू नहीं पाता। लूसीफर कहता है, तुम्हारे स्किल्स बहुत बेकार हैं, तुम्हें स्पेशल यूनिट में भर्ती भी किसने किया था? टे चिल्लाता है, बकवास बंद करो। वो फिर हमला करता है, लेकिन लूसीफर उसके हाथ पर मुक्का मारता है, उसका हथियार गिरा देता है, खंजर पकड़ता है और टे का गला काट देता है। टे गिर जाता है, मर गया। लूसीफर कहता है, ये एक और गया, अगला कौन है? हाजू घबरा जाता है, टे मर गया, मुझे भागना होगा। लूसीफर कहता है, दुनिया के सबसे महान असैसिन के सामने भाग रहे हो, क्या मजाक है? वो अपना बैग हाजू पर फेंकता है, उसकी चोट से वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। यंग सदमे में जम जाता है, इस बच्चे का बैग ईंटों से भरा था। लूसीफर कहता है, तुमने क्या उम्मीद की थी? किताबें? तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो। यंग लीना को पकड़ता है और उसे बंधक बना लेता है। मेरे पास मत आना, मैं इसे मार दूंगा, मुझे पता है तुम यहाँ इस लड़की के लिए आए हो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं इसे मारने में हिचकिचाऊंगा नहीं। लूसीफर शांति से लीना से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। एक तकनीक है जिसकी मैंने हाल ही में प्रैक्टिस की है, मैं अभी इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन लगता है अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लूसीफर बहुत ध्यान लगाता है। यंग को अचानक अपना शरीर जमते हुए महसूस होता है, क्या मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर ये पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया है, मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा। लूसीफर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, तुम तीसरे इंसान हो जिसने इस दुनिया में मुझे चाकू दिखाने की हिम्मत की। वो यंग को भी मार देता है। लूसीफर कहता है, तुम्हारा बुरा सपना यहाँ खत्म होता है, क्या तुम अभी भी डरी हुई हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। 6 घंटे बाद लीना के घर पर लीना चौंकर जागती है, ये मेरा घर है। लूसीफर कहता है, आखिरकार तुम जाग गई, तुम डर के मारे मौके पर ही बेहोश हो गई थी। चिकन सूप पीते हुए लूसीफर कहता है, अपनी मॉम से कहना सूप बहुत शानदार था, और क्या तुम मुझे मेरी जैकेट वापस दे सकती हो? जब तुम बेहोश हुई थी मुझे लगा तुम्हें ठंड लगेगी तो मैंने वो तुम्हें पहना दी थी। जब लूसीफर अपनी जैकेट लेने की कोशिश करता है, लीना उसे कसकर पकड़ लेती है, वापस देने से मना कर देती है। लूसीफर आह भरता है, फायरफ्लाई जैकेट मेरी है, तुम्हें वो वापस करनी होगी। लीना आखिरकार छोड़ देती है और लूसीफर उसे अपने बैग में रख लेता है। वो कहता है, मैंने सूप फिर से गर्म कर दिया है, अगर भूख लगी हो तो खा लेना। कल के हमले की वजह से तुम्हारे भाई को चोट लगी थी, तुम्हारी मॉम ने उसे दवाई दी है, वो अब सो रहा है। तुम्हारे जागने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को सब समझा दिया था, वो तुम्हें सब बता देंगी। मेरी सलाह है पुलिस को कॉल मत करना, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अगर पुलिस आई तो सिर्फ नई मुसीबतें खड़ी होंगी। लीना तब लूसीफर का हाथ लेती है और उसे अपने गाल पर रखती है। वो धीरे से पूछती है, क्या तुम मेरी ही उम्र के हो? तो तुम बड़ों की तरह बातें क्यों करते हो? लूसीफर जवाब देता है, मुझे सच बताओ, तुम आज डरी हुई हो ना? तुम जो भी महसूस कर रही हो उसे बाहर निकाल दो। मैं बस ये पक्का करना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी डर डर के या कांपते हुए अपनी जिंदगी ना जीनी पड़े। लीना कहती है, अगर तुम मुझसे ये कहोगे तो मैं फिर कभी किसी चीज से नहीं डरूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में कौन हो और तुम्हें कैसे पता था कि आज क्या होने वाला है? तुम एक फरिश्ते की तरह हो, लेकिन तुम पक्का स्वर्ग से नहीं हो। लूसीफर हंसता है, तुम बच्चे बहुत सवाल पूछते हो, मैंने तुम्हारी मॉम को सब बता दिया है, उनसे पूछ लेना। और हाँ, तुम्हारी मॉम को भी बहुत बुरी चोटें आई थी तो मैंने अपने तरीकों से उन्हें ठीक कर दिया। वो अब सो रही हैं और लगभग 1 घंटे में जाग जाएंगी। जहां तक तुम्हारे भाई की बात है, वो बहुत जिद्दी हो रहा था और सुन नहीं रहा था, तो मुझे उसे बांधना पड़ा। फिर लूसीफर हल्के से लीना का कान खींचता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से ठीक से पढ़ाई करना और कभी किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। तुम्हें बहुत जल्दी बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी टैटूज मत बनवाना, वो बच्चों पर अच्छे नहीं लगते। और शराब पीना या स्मोकिंग करना भी शुरू मत करना, वो आदतें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। लीना जवाब देती है, मुझे तुम्हारी कही हर बात याद है, मैं वो
वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लूसीफर जवाब देता है, जब सही वक्त आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। लीना पूछती है, क्या तुम अभी जा रहे हो? लूसीफर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। लीना मिन्नतें करती है, कम से कम मुझे बता दो तुम इंसान हो या देवता। लूसीफर जवाब देता है, मैं सिर्फ हेल किंग की इज्जत करता हूँ, मुझे किसी भगवान पर भरोसा नहीं है। अचानक लूसीफर का सूटकेस हिलने लगता है, वो उसे लात मारता है और चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हें लात मारता रहूंगा। लीना पूछती है, सूटकेस के अंदर क्या है? लूसीफर जवाब देता है, तुम्हारे पिता का कातिल हाजू वो इसमें है, वो मेरे काम का था इसलिए मैंने उसे जिंदा रखा। ठीक है मैं अब चलता हूँ। लेकिन लीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें फिर कभी देखूंगी? लूसीफर पूछता है, क्या तुम्हें जुगनू पसंद है? लीना फीका सा मुस्कुराती है, हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, मेरा भाई हमेशा मेरे लिए उन्हें पकड़ता है। लूसीफर उसके माथे को छूता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फुसफुसाता है, जुगनू को कभी पिंजरे में मत रखना, कैद वाली जिंदगी बहुत बुरी जिंदगी होती है। बाद में लीना रोते हुए जागती है, प्लीज मत जाओ। वो इधर उधर देखती है, वो चला गया। उसे वो निर्देश याद आते हैं जो उसने उसे दिए थे। उसने मुझे कुछ चीजें करने को कहा था, मुझे एक लिस्ट बनानी चाहिए। लिखते हुए वो सोचती है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? उसने मुझे अपने बारे में लगभग कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि वो हेल किंग को मानता है और उसकी टी शर्ट पर चाइनीज में कुछ लिखा था। उसे याद आता है कि मेरे भाई के कमरे में एक चाइनीज डिक्शनरी है, मैं चेक करूंगी कि क्या वो लिखावट चाइनीज थी। जब लीना अपने भाई के कमरे में घुसती है वो कहती है, ओह उसकी शर्ट पर जिंगलिंग डिस्ट्रिक्ट लिखा था। तभी वो अपने भाई को खिड़की से बाहर लटकते हुए देखती है। लूफांग चिल्लाता है, प्लीज कोई मुझे बचाओ, उस पागल आदमी ने मुझे यहाँ बांध कर चला गया। सीन हाजू के घर पर शिफ्ट होता है। लूसीफर सूटकेस खोलता है और कहता है, तुम्हारे बाहर आने का वक्त हो गया है। हाजू कांपता है, कौन कौन हो तुम? कोई इंसान किसी को इस तरह सूटकेस में बंद नहीं करता। लूसीफर उसे बाहर खींचता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इंसान हूँ? ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मॉन्स्टर होना असल में क्या होता है, लेकिन पहले मेरे लिए ये तिजोरी खोलो। हाजू कहता है, मैं मुफ्त में नहीं करूंगा, वादा करो तुम मुझे जाने दोगे। लूसीफर जवाब देता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दे सकता हूँ। हाजू चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, मौत तो मौत है, वो बिना दर्द के कैसे हो सकती है? लूसीफर कहता है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अपने सबसे अच्छे कपड़े चुनो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी लगेगी, सब कहेंगे कि तुम अच्छे कपड़े पहनकर मरे थे। हाजू फर्श पर अपना सिर पटकता है भीख मांगते हुए, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे दूंगा। लूसीफर जवाब देता है, पहले मुझे तिजोरी का पासवर्ड दो। हाजू बेमन से दे देता है, अंदर एक नोटबुक है, प्लीज उसे मत छूना। लूसीफर उसे इग्नोर करता है और नकदी भरना शुरू कर देता है। मुझे तुम्हारी डायरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। वो एक फोटो देखता है और पूछता है, वो बोट क्या वो तुम्हारी है? वो कितनी तेज जा सकती है? हाजू जवाब देता है, उसकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लूसीफर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अभी के लिए जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे वो बोट चाहिए। हाजू तुरंत मान जाता है, कोई बात नहीं ले लो, बस मुझे छोड़ दो। लूसीफर सिर हिलाता है, डील। बोट कहाँ है? वो डॉक पर जाते हैं। लूसीफर बोट पर एक गंजे आदमी को भी लाता है। गंजा आदमी चिल्लाता है, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? हाजू सोचता है, इस कमीने ने मुझे धोखा दिया। लूसीफर शांति से कहता है, मैं कोई गलती नहीं करता, तुम्हारा नाम यंग वन है ना? तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी और उसकी मदद करने के बजाय तुमने उसके साथ भयानक काम किए। अब मैं तुम्हें उसकी सजा देने वाला हूँ। गंजा आदमी चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? तुम किस पिछली जिंदगी की बात कर रहे हो? मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लूसीफर जवाब देता है, नर्क पहुंचने के बाद तुम समझ जाओगे, तुम्हें सब याद आ जाएगा कि तुमने क्या किया था। ये कहकर लूसीफर हाजू और उस गंजे आदमी दोनों को एक रस्सी से बांध देता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। लूसीफर कहता है, एक बार वो नर्क पहुंच गए तो उनका फैसला कौन करेगा? आखिर मैं ही तो हेल का किंग हूँ। अचानक लूसीफर की नाक से खून बहने लगता है। लूसीफर सोचता है, मैं अपनी बॉडी के लिमिट्स चेक किए बिना अपनी पावर्स इस्तेमाल कर ली। पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से अगले कुछ दिनों तक खतरनाक साइड इफेक्ट्स होंगे, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। सीन स्कूल ऑडिटोरियम में शिफ्ट होता है। एक स्टाफ मेंबर अनाउंस करता है, आज हमारा आखिरी इवेंट है, जिंगलिंग से आए सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का मौजूद होना जरूरी है। सनवे सोचती है, आज सबको यहाँ होना चाहिए, लेकिन लूसीफर अभी तक नहीं आया। वो कहाँ है? मैंने उसे पिछले 4 दिनों से नहीं देखा। सीन मिस्टर लू पर शिफ्ट होता है। मिस्टर लू घबराहट में बड़बड़ाते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट गैर हाजिर हुआ तो टीचर को सजा मिलती है। मैं पक्का पागल था जो मैंने लूसीफर से पैसे लिए। उस बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया और गायब हो गया। अगर वो जल्द नहीं आया तो मैं गया काम से। तभी डायरेक्टर फोंग, जो एक्सचेंज प्रोग्राम के हेड हैं, पास आते हैं। डायरेक्टर फोंग कहते हैं, मिस्टर लू, आपने कहा था कि लूसीफर नाम का स्टूडेंट जल्द ही आ जाएगा, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? 30 मिनट हो चुके हैं। आप जानते हैं कि आज कोई स्टूडेंट अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं, वो पास के किसी पीसी कैफे में गया होगा। आप जानते हैं आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, वो गेम्स में खो जाते हैं और वक्त भूल जाते हैं। मिस्टर लू चिंता से सोचते हैं,
डायरेक्टर फोंग को पहले ही लूसीफर पर शक है। अगर लूसीफर 1 घंटे में नहीं आया तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। डायरेक्टर फोंग कहते हैं, इवेंट 30 मिनट में शुरू हो रहा है। मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ टीचर्स को इकट्ठा करता हूँ। आप भी ठीक से ढूंढिए। उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। मिस्टर लू सिर हिलाते हैं। जी डायरेक्टर फोंग, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा। जैसे ही फोंग जाते हैं, मिस्टर लू गुस्से में बड़बड़ाते हैं। ये आदमी डायरेक्टर बन गया है और खुद को राजा समझता है। मुझे ऐसे डांट रहा है। अगर मेरी गलती ना होती तो मैं उसकी बात कभी ना सुनता। लूसीफर, तुम आखिर कहाँ चले गए? अगर तुम अभी नहीं आए तो मेरी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। आधे घंटे बाद डायरेक्टर फोंग टीम को इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं, लूसीफर अभी तक वापस नहीं आया। सन में कहती है, टीचर, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। एक स्टूडेंट विदेश में गायब है, कौन जाने वो किस हाल में है। डायरेक्टर फोंग सोचते हैं, अगर पुलिस को पता चल गया कि एक स्टूडेंट गायब हो गया है तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे स्टूडेंट्स की निगरानी में नाकामी के लिए दोषी ठहराएगा। मैं अपनी पोजीशन खो सकता हूँ। सन में कड़ाई से कहती है, मैंने लूसीफर को 4 दिनों से नहीं देखा। मुझे यकीन है वो गायब है। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए पुलिस को बुलाइए। डायरेक्टर फोंग जवाब देते हैं, पुलिस को बुलाने से पहले चलो एक बार और ढूंढते हैं, शायद वो आसपास ही कहीं हो। फिर वो पूछते हैं, मिस्टर लू, चूंकि लूसीफर आपके साथ रूम शेयर करता था, क्या उसने कभी यहाँ किसी रिश्तेदार के होने का जिक्र किया था? शायद वो उनके साथ रहने चला गया हो। मिस्टर लू जवाब देते हैं, आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डायरेक्टर फोंग कहते हैं, ठीक है, तो उसका सामान कहाँ है? मिस्टर लू जवाब देते हैं, उसके कमरे में सर। डायरेक्टर फोंग कहते हैं, गुड, चलो उसका कमरा चेक करते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वो लूसीफर के कमरे के बाहर पहुंचते हैं। मिस्टर लू अंदर ही अंदर कांप रहे थे। मेरा सब खत्म हो गया। डायरेक्टर फोंग भड़कते हैं, तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। मिस्टर लू राहत में चिल्लाते हैं, हो भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गए। सुन में उसे देखती है और उसकी सांस अटक जाती है। लूसीफर, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? डायरेक्टर मांग करते हैं, लूसीफर, मुझे बताओ तुम कहाँ गायब हो गए थे? लूसीफर शांति से जवाब देता है, मैं थोड़ी देर के लिए पीसी कैफे गया था। गेम खेलते हुए मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डायरेक्टर चिल्लाते हैं, तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये विदेश है, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? जब तुम स्कूल वापस जाओगे तुम्हारे क्लास टीचर तुम्हें सजा देंगे। तुम एक पूरी रिपोर्ट लिखोगे और उसे अपनी पूरी क्लास के सामने पढ़ोगे। जैसे ही लूसीफर मिस्टर लू को घूरता है, मिस्टर लू जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, डायरेक्टर फोंग, इतना गुस्सा मत कीजिए, वो बस एक बच्चा है। इवेंट शुरू होने वाला है, चलिए अब चलते हैं। डायरेक्टर फोंग आ भरते हैं, मेरे पास आज बहुत काम है। ठीक है, लेकिन इसे ठीक से संभालना। मिस्टर लू कहते हैं, चिंता मत कीजिए डायरेक्टर, मैं इसे तैयार करके लाता हूँ। फोंग के जाने के बाद लूसीफर मुस्कुराता है और कहता है, मिस्टर लू, आप एक अच्छे इंसान हैं। मिस्टर लू भड़कते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी लगभग चली गई थी। जब हम वापस जाएंगे डायरेक्टर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। लूसीफर शांति से जवाब देता है, आपने सही काम किया, इसीलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। अब से हमारी अच्छी बनेगी। आखिर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उस रात बाद में लूसीफर अपने कमरे से बाहर निकलता है और एक दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की बाहर निकलती है और कहती है, लूसीफर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसीफर पूछता है, सुन में कहाँ है? लड़की जवाब देती है, वो नहा रही है। क्या तुम यहाँ उससे मिलने आए थे? लूसीफर कहता है, एक काम करो, उससे कहना मैं छत पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। छत पर सुन में आती है। लूसीफर कहता है, देखो बर्फ गिर रही है, मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ सिर्फ बर्फ देखने आया हूँ। फिर वो उसे पास बुलाता है और उसे कोक का एक कैन पकड़ाता है। सुन में कहती है, अगर मैं इतनी रात को ये पीऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। लूसीफर जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा वजन बढ़ा सकती हो। कोक पीते हुए वो सोचती है, ये लड़का कितना अजीब है। आज सुबह डायरेक्टर ने इसे इतनी बुरी तरह डांटा, फिर भी ये अभी कितना खुश लग रहा है। लूसीफर कहता है, तुम्हें पता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। सुन में पूछती है, डांट खाने के बाद तुम्हारा मूड अच्छा कैसे हो सकता है? लूसीफर जवाब देता है, क्योंकि आज आखिरकार मैंने वो काम कर दिया जो मैं बहुत समय से करना चाहता था। सुन में कहती है, तो तुम्हें सच में बर्फ देखना पसंद है? मुझे लगा वो बस एक साधारण इच्छा थी। लूसीफर कहता है, मैंने हमेशा लोगों को कहते सुना है कि उनकी जिंदगी में बहुत पछतावे हैं, शायद मेरे भी थे, लेकिन इस जिंदगी में मैं एक भी पछतावा पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मैं बिना किसी पछतावे के जीना चाहता हूँ और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। सुन में सोचती है, वाओ, लूसीफर सच में बहुत कूल है। लूसीफर करीब आता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? सुन में जवाब देती है, क्या बात है? इस बीच वो घबराहट में सोचती है, ये क्या पूछने वाला है? अगर ये हाथ पकड़ना चाहता है तो ठीक है, लेकिन इसे किसके लिए नहीं पूछना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा शायद गाल पर ही किस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लूसीफर कहता है, क्या तुम्हें रिपोर्ट लिखनी आती है? डायरेक्टर फोंग ने मुझे एक रिपोर्ट लिखने को कहा था, क्या तुम प्लीज मेरे लिए वो लिख दोगी? सुन में पूछती है, कैसी रिपोर्ट? सीन प्रिंसिपल सन के ऑफिस में शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल सन गुस्से में बड़बड़ाते हैं, मुझे यकीन नहीं उस बदमाश ने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है। यनबियान की बस एक स्कूल ट्रिप और उसने उसे चुरा लिया। मुझे पता लगाना होगा कि सुनमे और लूसीफर के बीच क्या चल रहा है। फिर हमें पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखता है। सनमी ट्रेन से उतरती है और फिसल जाती है, लेकिन लूसीफर उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। उसी पल प्रिंसिपल सन वहां पहुंच जाते हैं। सनमी कहती है, डैड, आपने कहा था कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे।
सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल सन खुद से कहते हैं कोई तरीका नहीं है कि मैं उस लड़के को अपनी बेटी को डेट करने दूं, मुझे उसे रोकना होगा। वो लूसीफर के क्लासरूम में जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं। प्रिंसिपल सन कभी अपना ऑफिस नहीं छोड़ते। किसी ने पक्का कुछ बहुत गंभीर किया होगा। उम्मीद है वो जल्दी चले जाएंगे। जब वो आसपास होते हैं तो हम चैन की सांस भी नहीं ले सकते। लूसीफर पीछे शांति से सो रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, एक पल पहले यहाँ शांत माहौल था, अचानक इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। वो ऊपर देखता है और प्रिंसिपल सन को देखता है। लूसीफर सोचता है, ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है। प्रिंसिपल सन अनाउंस करते हैं, स्टूडेंट्स, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे क्लास टीचर मिस्टर वू कल रात बर्फ पर फिसल गए और उन्हें चोट लग गई। जब तक वो वापस नहीं आते मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। अगले 5 दिनों तक तुम्हारे टेस्ट होंगे। मैं चेक करूंगा कि तुम्हें अपना कोर्स वर्क कितना आता है। जो भी फेल होगा वो स्कूल के मैदान में बर्फ साफ करेगा। लूसीफर सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ये अनाउंसमेंट सीधे मेरे लिए कर रहे हैं। स्कूल के बाद लूसीफर बाहर बर्फ हटा रहा था। वो सोचता है, मुझे पता था ये बुढ़ा मुझे टारगेट करने आया था। इस स्कूल में उसके पास बहुत अथॉरिटी है। मुझे उसे नाराज करने से बचना चाहिए। सनमी आती है और कहती है, लूसीफर तुम क्या कर रहे हो। लूसीफर जवाब देता है, मैं टेस्ट में फेल हो गया इसलिए मैं बर्फ साफ कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। सनमी कहती है, तुम्हें प्यास लगी होगी, लो पानी पी लो। और तुम कब तक ऐसे सफाई करते रहोगे। मेरे पास और कुछ करने को नहीं था तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। उन्हें देखते हुए प्रिंसिपल सन नाटकीय रूप से रोते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लिए सब कुछ गलत हो रहा है। मेरी बेटी को इस लड़के में क्या दिखता है। अगले दिन प्रिंसिपल सन फिर कहते हैं, लूसीफर तुम्हें मैदान साफ करना होगा। लूसीफर जवाब देता है, प्रिंसिपल सन आप आज मुझे नहीं भेज सकते, मैं टेस्ट में पास हो गया। प्रिंसिपल सन भड़कते हैं, तुमने चीटिंग की, मैंने तुम्हें चीटिंग करते देखा था, इसलिए तुम्हें मैदान साफ करना होगा। तीसरे दिन प्रिंसिपल सन कहते हैं, लूसीफर जाओ बर्फ साफ करो। लूसीफर कहता है, लेकिन आज तो टेस्ट भी नहीं था। प्रिंसिपल सन जवाब देते हैं, इस स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते क्या बर्फ साफ करने में मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। चौथा दिन प्रिंसिपल सन कहते हैं, आज भी तुम्हें मैदान पर बर्फ साफ करनी होगी। लूसीफर जवाब देता है, लेकिन आज के टेस्ट में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले और मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया, मुझे आज बर्फ क्यों साफ करनी चाहिए। प्रिंसिपल सन कहते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, अगर तुम उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम बर्फ साफ करोगे। वो सवाल पूछना शुरू करते हैं, बताओ हमारा स्कूल कब बना था। लूसीफर जवाब देता है, 1997। प्रिंसिपल सन दूसरा सवाल पूछते हैं, सनमी का जन्मदिन कब है। 18 सितंबर। प्रिंसिपल सन कहते हैं, तो तुम इन बातों पर ध्यान देते हो, इसका मतलब तुम आज बर्फ साफ कर रहे हो। 5वें दिन क्लास टीचर आखिरकार वापस आ जाते हैं, लेकिन उसी पल प्रिंसिपल सन फिर से क्लासरूम में घुसते हैं। लूसीफर सोचता है, ये बुढ़ा फिर से, लेकिन ठीक है मैं अपने साथ झाड़ू लाया हूँ। प्रिंसिपल सन पूछते हैं, तुमने झाड़ू क्यों पकड़ रखी है। लूसीफर जवाब देता है, वैसे भी स्कूल की झाड़ू इतनी बेकार क्वालिटी की हैं, इसलिए मैं घर से एक लाया हूँ। प्रिंसिपल सन कहते हैं, झाड़ू रख दो, 2 दिन से बर्फ नहीं गिरी है, इसलिए साफ करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर इंतजार कर रहा था। वो कहता है, क्या तुम्हारा नाम लूसीफर है। लूसीफर जवाब देता है, ऑफिसर क्या आप मुझसे मिलने आए हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है। प्रिंसिपल समझाते हैं, लूसीफर ये ऑफिसर जैन है, ये लॉन्ग टान प्रिजन से यहाँ आए हैं। ऑफिसर जैन कहते हैं, तुम्हारी माँ जीवा हमारी जेल में सजा काट रही है। हाल ही में उन्होंने अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी और उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें इजाजत दे दी गई, लेकिन उनसे मिलने कभी कोई नहीं आया। हम जानते हैं कि तुम इकलौते बचे हुए परिवार के सदस्य हो, फिर भी तुम कभी नहीं आते। लूसीफर सोचता है, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक कभी अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं गया। ऑफिसर जैन आगे कहते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं, उन्होंने खास तौर पर तुमसे बात करने के लिए कहा था। लड़के क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहते, उन्हें तुम्हें देखे हुए बरसों हो गए हैं। लूसीफर सोचता है, मैंने इस बॉडी का पास्ट पढ़ा था, उसके परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, शायद इसीलिए वो कभी उनसे नहीं मिलना चाहता था। प्रिंसिपल सन सोचते हैं, मैंने इस लड़के के साथ इतना सख्त बर्ताव किया, मुझे नहीं पता था कि इसकी जिंदगी पहले से ही इतनी दर्दनाक है। वो आगे बढ़ते और कहते हैं, ऑफिसर ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे इससे बात करने दीजिए, आप अभी के लिए जा सकते हैं। ऑफिसर जैन कहते हैं, परिवार का मिलना कैदियों की बहुत मदद करता है, वो खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल सन कड़ाई से जवाब देते हैं, आप इस बच्चे पर दबाव क्यों डाल रहे हैं, ये भी छोटा है, इतनी भारी बातें करने से उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। मैंने कहा ना, मैं उससे बात करूंगा, अगर कोई फैसला हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा। ऑफिसर जैन सर हिलाते हैं और चले जाते हैं। लूसीफर सोचता है, तो इस बुढ़े का दिल असल में अच्छा है। ऑफिसर के जाने के बाद प्रिंसिपल सन लूसीफर के बगल में बैठते और कहते हैं, मैंने तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड्स पढ़े, अब मुझे सब पता है, तुम्हारे परिवार में क्या हुआ, तुम्हारी माँ और बाकियों ने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल थी, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम बहुत समझदार बच्चे हो, तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो या नहीं, ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। खुद पर दबाव मत डालो, अपनी जिंदगी आजादी से जियो। और हाँ, बहुत देर हो गई है, घर पर तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है ना, मेरे साथ चलो, हम साथ में डिनर
करेंगे। सन्मी के घर पर सन्मी भुट्टा खा रही थी, तभी दरवाजा खुलता है। वो कहती है, डैड आप वापस आ गए। लूसीफर उनके पीछे से अंदर आता है और कहता है, और मैं तुम्हारे डैड के साथ आया हूँ। लूसीफर को देखकर सन्मी तुरंत लाल हो जाती है और अपने कमरे की तरफ भागती है। सन्मी सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लूसीफर डैड के साथ घर आएगा और मैं वहाँ ऐसे भुट्टा खा रही थी, उसने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया। इस बीच लूसीफर सोचता है, ये असल में बहुत क्यूट है। प्रिंसिपल सन चिंता से सोचते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने घर में भेड़िया ले आया हूँ, क्या मेरा फैसला मुझ पर भारी पड़ेगा? प्रिंसिपल सन कहते हैं, पहले तुम दोनों अपना होमवर्क खत्म करो। लूसीफर तुम अपना लिविंग रूम में करो, सन्मी तुम अपने कमरे में जाओ। अगर तुम दोनों ने बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोनों काम करने बैठ जाते हैं। सन्मी सोचती है, लूसीफर बस शांत होने का नाटक कर रहा है, वो मेरे डैड से बिल्कुल नहीं डरता। अचानक लूसीफर एक पर्ची पर कुछ लिखता है और सन्मी को इशारा करता है। वो सोचती है, इसने क्या लिखा? वो पर्ची खोलती है। लूसीफर ने लिखा था, तुम्हारे डैड असल में बहुत अच्छे इंसान है। सन्मी सोचती है, अगर डैड लूसीफर को घर लाए हैं तो क्या इसका मतलब वो हमें अप्रूव करते हैं? वाओ डैड, आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस बीच प्रिंसिपल सन उन दोनों को घूरते रहते हैं। वो सोचते हैं, भले ही मैंने उन्हें बात करने से मना किया था, वो फिर भी बातें कर रहे हैं और मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। लूसीफर एक और पर्ची सन्मी को देता है और फुसफुसाता है, तुम्हारे डैड सच में अजीब है, वो एक ही अखबार को पूरे 2 घंटे तक कैसे पढ़ सकते हैं? पर्ची पढ़कर सन्मी जोर से हंस पड़ती है। प्रिंसिपल सन हारा हुआ महसूस करते हुए सोचते हैं, लूसीफर ने उसे कम से कम 32 पर्चियां भेजी हैं और सन्मी ने उसकी तरफ 57 बार देखा है। वो लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं और ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मेरा कोई वजूद नहीं है। आखिरकार उनका सब्र टूट जाता है। चिढ़कर खड़े होते हुए प्रिंसिपल सन कहते हैं, तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? सन्मी पूछती है, डैड क्या हुआ? प्रिंसिपल सन जवाब देते हैं, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम काम से थक गई होंगी, इसीलिए मैं बाहर से डिनर लाने जा रहा हूँ। बाहर प्रिंसिपल सन कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लूसीफर को अपने घर लाना थी, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। डिनर के दौरान प्रिंसिपल सन कहते हैं, लूसीफर सन में तुम दोनों ठीक से खाना खाओ। सन में लूसीफर को खाने का एक टुकड़ा देती है और कहती है, इसे ट्राई करो। प्रिंसिपल सन सोचते हैं, ये मेरे सामने होते हुए भी ये सब कर रहे हैं। सन में कहती है, डैड इसे चखिए, ये बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सन कहते हैं, डिनर के बाद सीधे घर जाना, इतनी रात को बाहर रहना सेफ नहीं है। लूसीफर जवाब देता है, ठीक है मैं थोड़ा खा लूं फिर घर चला जाऊंगा। दरअसल क्या आप मुझे एक और कटोरा दे सकते हैं? इसके बाद हम टहलने जा सकते हैं। प्रिंसिपल सन कड़ाई से बीच में टोकते हैं, और खाना नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए खराब है और तुम दोनों में से कोई टहलने नहीं जा रहा। लूसीफर की तरफ मुड़कर वो कहते हैं, घर जाओ। अब वो लगभग लूसीफर को घर से बाहर धकेल देते हैं। बाहर लूसीफर मुस्कुराता है और कहता है, सच कहूं तो ये परिवार बहुत अच्छा है। जैसे ही वो कॉरिडोर में कदम रखता है, उसे एक औरत दिखाई देती है। वो सोचता है, वो औरत जो अभी गुजरी वो सनमे जैसी दिखती है, वो पक्का सनमे की माँ होगी। फिर लूसीफर को एक कार में सिगार दिखाई देता है। वो सोचता है, इस सिगार की खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसी सनमे की माँ से आ रही थी। आखिर इस परिवार में चल क्या रहा है? मंडे सुबह लूसीफर पीसी कैफे में गेम खेल रहा था, तभी प्रिंसिपल सन वहाँ आते हैं और चिल्लाते हैं, तुमने आज स्कूल स्किप क्यों किया? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लूसीफर शांति से कहता है, प्रिंसिपल सन आपको मुझे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, आइए बैठिए साथ में स्मोक करते हैं। प्रिंसिपल सन उसे डांटते हैं, तुमने ये अजीब आदतें कहाँ से सीखी? लूसीफर कहता है, रुको मैं आपके लिए आपकी सिगरेट जला देता हूँ। प्रिंसिपल सन उससे छीन लेते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आजकल बच्चे कूल दिखने के लिए ये बकवास चीजें करते हैं, बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल रही है, तुम लोगों से दूर भागते हो, तुम चिड़चिड़े हो, लेकिन लूसीफर तुम कब तक पास्ट में जीते रहोगे? क्या तुम्हारे पास अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? लूसीफर जवाब देता है, मैंने अभी तक फ्यूचर के किसी प्लान के बारे में नहीं सोचा है। प्रिंसिपल सन कहते हैं, तुम बड़े हो रहे हो, अगर तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करोगे तो तुम क्या बनोगे? समाज बहुत कठोर है, अगर तुम कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके तो वो तुम्हें बाहर फेंक देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बेकार अपराधी बन जाओ, तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। लूसीफर कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं गैंगस्टर नहीं बनने वाला, मुझे बस अकेला रहना पसंद है, इसमें शांति है। प्रिंसिपल सन पूछते हैं, अकेले रहने में क्या मजा है? लूसीफर जवाब देता है, आप नहीं समझेंगे, मैं बहुत समय से अकेले रहा हूँ, मुझे आजाद रहना पसंद है, बिना किसी चिंता के, जब चाहूँ खाऊं, जो चाहूँ करूँ, और अगर मेरा मजाक करने का मन हो तो खैर आपकी बेटी हमेशा पास ही होती है। प्रिंसिपल सन जम जाते हैं, तुमने अभी क्या कहा? लूसीफर जल्दी से कहता है, मैं मजाक कर रहा था, खैर आप एक अच्छे इंसान और महान टीचर हैं, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर कीजिए, मैं वो नहीं हूँ जिसके लिए आपको चिंता करनी पड़े, मैं वादा करता हूँ मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। प्रिंसिपल सन कहते हैं, तुम्हें आजादी चाहिए, लेकिन तुम फ्यूचर में सर्वाइव कैसे करोगे? लूसीफर चुपचाप सोचता है, इन्हें नहीं पता कि मेरे पास घर पर हजारों डॉलर और सोने के सिक्के हैं, मेरी पूरी जिंदगी सेट है, अगर मैं ऐश की जिंदगी भी जीऊं तो ये पैसा 20 साल तक खत्म नहीं होगा, मैं मेहनत क्यों करूं? अगर मैं चाहूं तो मैं एक पल में किसी भ्रष्ट आदमी को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले सकता हूँ। प्रिंसिपल सन ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेटर है, मैंने तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में बहुत मेहनत की, आखिरकार मुझे एक मिल गई जिसमें बहुत कम समय लगता है, फिर भी पैसे बहुत अच्छे हैं, तुम वहाँ बेझिझक काम कर सकते हो, तुम्हारे हाई स्कूल के अभी 2 साल बाकी हैं, तो मेहनत करो, पैसे बचाओ और फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का खर्चा बहुत ज्यादा है। लूसीफर ने जवाब दिया, प्रिंसिपल सन क्या किसी ने आपसे कभी कहा है कि आप एक पागल इंसान हैं? अंदर ही अंदर लूसीफर सोच रहा था,
अगले 20 सालों में इनके जैसे नेक दिल लोग समाज से गायब हो जाएंगे। इन्हें पता भी नहीं कि मैं असल में कौन हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इनका अपना बेटा हूँ। प्रिंसिपल सन ने कहा, कभी कभी तुम इतनी अजीब बातें करते हो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। खैर, आज दोपहर मेरी क्लास है तो मुझे जाना होगा और बिना मुझे बताए दोबारा क्लासेस स्किप मत करना। बाद में शाम को लूसीफर ने कहा, पूरे दिन गेमिंग करने के बाद मैं थक गया हूँ। सच में कुछ ना करना कितना बड़ा वरदान है। लेकिन प्रिंसिपल सन, मुझे माफ करना, मैं कल भी स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं इस बॉडी की माँ से मिलने जेल जा रहा हूँ और ये पता लगाऊंगा कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। अगले दिन लॉन्ग टैन प्रिजन में गेट पर लूसीफर ने कहा, हेलो, मेरा नाम लूसीफर है, मैं आपकी एक कैदी से मिलने आया हूँ। अंदर एक गार्ड ने जीवा को बताया, कैदी जीवा, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। जीवा रोने लगी, लूसीफर तुम कैसे हो? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लूसीफर ने शांति से कहा, किसने कहा मैं आपसे नफरत करता हूँ? मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए। जीवा ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने जो कुछ भी बुरा किया उसके बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते? लूसीफर ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ आपकी अपनी जिंदगी थी, आपने मुझे दादी के पास छोड़ दिया और कुछ पैसे भी भेजे। डैड के मुकाबले जो बिना कुछ छोड़े गायब हो गए। आप असल में काफी दयालु है। मैं आपके लिए कुछ चॉकलेट्स और कुकीज लाया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। जीवा ने कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ और शायद जल्द ही रिहा हो जाऊंगी। लेकिन तुम कैसे रह रहे हो? तुम्हारी दादी गुजर गई है ना? लूसीफर ने जवाब दिया, दादी के मरने के बाद मेरे टीचर्स और दोस्तों ने मेरा अच्छा ख्याल रखा। जीवा ने कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई लूसीफर, जब मैं बाहर आऊंगी मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रखूंगी। एक प्रिजन ऑफिसर पास आया और कहा, वक्त लगभग खत्म हो गया है, अपनी बात खत्म करो। लूसीफर ने कहा, तो मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन जीवा ने उसे रोका, लूसीफर एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, ये बस एक विनती है, तुम इसे मान सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। अपनी दूसरी शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई थी, तुम कह सकते हो वो तुम्हारी सौतेली बहन है। क्या तुम प्लीज एक बार जाकर उससे मिल सके हो? वो सिर्फ 5 साल की है, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। मुझे बुरे सपने आते रहते हैं कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम उससे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। लूसीफर ने सोचा, तो मेरी एक बहन है। सच कहूँ तो बहन के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा मजेदार लगता है। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं उससे मिलने जाऊंगा। जेल के बाहर विमेंस फेडरेशन की एक औरत उसके पास आई। लूसीफर ने कहा, एडमिन लू, मैं आज आपके साथ अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी से उसके लिए कुछ स्नैक्स और चीजें खरीद लेता हूँ। एडमिन लू ने सोचा, ये घमंडी दिखता है लेकिन असल में बहुत नेक दिल है। एडमिन लू ने कहा, मैं तुम्हारी बहन से कई बार मिली हूँ, वो सच में बहुत प्यारी है। जब उसके पेरेंट्स अचानक जेल चले गए, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, तो पड़ोस की कमेटी ने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। हर महीने कमेटी उसके लिए पैसे जमा करती है ताकि उसे खाने या रहने के खर्चे में कोई दिक्कत ना हो। पैसा उसके अंकल के अकाउंट में जाता है, वही अब उसकी देखभाल कर रहे हैं। लूसीफर ने कहा, शुक्रिया कि आपने उसकी देखभाल की जब उसका कोई परिवार नहीं बचा था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, तो जीवा का पति जेल चला गया और अब उसका भाई मेरी बहन को पाल रहा है। सच में उसकी जिंदगी शायद इस बॉडी की जिंदगी से काफी बेहतर होगी। अगर कम्युनिटी उसके लिए फंड जमा कर रही है तो मुझे उनकी तारीफ करनी होगी। रूम नंबर 602 पर एक औरत ने दरवाजा खोला। एडमिन लू, स्वागत है। एडमिन लू ने कहा, ये अंकल गू है और ये आंट फोंग है। अंकल गू बच्ची के अंकल है और ये लूसीफर है। अंकल गू ने कहा, लूसीफर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लूसीफर ने विनम्रता से कहा, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मैं जीवा का बेटा हूँ। अंकल गू ने कहा, ओह तो ये बात है, अंदर आ जाओ, बैठो। मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि तुम्हारी बहन को बाहर ले आए, वो बहुत शर्मीली है, वो आमतौर पर अपने कमरे में ही रहती है। आंट फोंग ने आवाज लगाई, फ्रेया तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आया है, उन्हें भाई बुलाओ। छोटी लड़की ने झांक कर देखा और धीरे से कहा, हेलो भाई, आप कैसे हैं? अंकल गू ने कहा, बच्चों को पालना मुश्किल होता है, खासकर शर्मीले बच्चों को जो मुश्किल से बात करते हैं। आंट फोंग ने जोड़ा, फ्रेया अपनी चीजों को लेकर बहुत नखरे करती है। जो स्वेटर उसने पहना है उसने वो खुद चुना था और वो सस्ता नहीं था। आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर लंच लाती हूँ। लूसीफर ने केला छीला और प्यार से फ्रेया को दिया। फ्रेया शर्माते हुए खुद से सोचने लगी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अंकल गू ने कहा, तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ खाने को दे रहे हैं, तुम्हें ले लेना चाहिए। तभी फ्रेया ने खुशी खुशी केला ले लिया और खाने लगी। लूसीफर ने कहा, फ्रेया मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ, क्या तुम ये स्नैक्स खाना चाहोगी? जैसे ही फ्रेया उन्हें लेने वाली थी, एक दूसरा बच्चा दौड़कर आया और स्नैक्स छीन लिए। उस लड़के ने कहा, फ्रेया वो महंगा खाना खाने की आदत नहीं है, ये सब मेरा है। अंकल गू ने समझाया, ये मेरा बेटा है, वो और फ्रेया हमेशा साथ खेलते हैं। लूसीफर ने जवाब दिया, ओ ये हम उम्र हैं, दोनों को संभालना मुश्किल होता होगा। अंकल गू बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर आंट फोंग बाहर आई और कहा, मैंने लंच तैयार कर दिया है, सब लोग प्लीज खाने आ जाइए। खाते वक्त आंट फोंग ने कहा, फ्रेया तुम्हें ठीक से खाना चाहिए और लूसीफर तुम भी, आज खाना बहुत टेस्टी है। लंच के बाद लूसीफर और एडमिन ल्यू बाहर निकले। एडमिन ल्यू ने कहा, सच में फ्रेया के अंकल और आंट काफी दयालु हैं, वरना उसके पेरेंट्स के अरेस्ट होने के बाद उसकी देखभाल कौन करता? अच्छी बात यह है कि उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। लूसीफर प्लीज चिंता मत करना, हमारा फेडरेशन हमेशा तुम्हारी बहन का ख्याल रखेगा। लूसीफर ने जवाब दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। एडमिन ल्यू ने कहा, खैर तो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। लूसीफर ने सोचा, एडमिन ल्यू सच्ची है लेकिन वो बहुत छोटी है और उन्हें तजुर्बा नहीं है। वो कहती है फ्रेया ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। जब मैं घर में घुसा, मैंने बैल्कनी पर बहुत से कपड़े सूखते देखे, लेकिन एक भी कपड़ा 5 साल की बच्ची का नहीं था। इसका मतलब फ्रेया के पास बहुत कम कपड़े हैं। उसके गार्डियंस ने झूठ बोला कि वो कपड़ों को लेकर नखरे करती है। उसका स्वेटर साफ था, लेकिन साफ तौर पर नया नहीं था। कोई भी बता सकता था कि वो 2 या 3 साल पुराना था। और वो किसी लड़की का स्वेटर भी नहीं था, वो किसी लड़के के लिए बना था। शायद आंट फोंग ने फ्रेया को अपने बेटे का पुराना स्वेटर पहनाया था। लंच के दौरान वो 7 साल का लड़का बदतमीजी कर रहा था। फिर भी उस उम्र के बच्चे आमतौर पर ठीक से खा सकते हैं, लेकिन फ्रेया ने चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ा और उसने अपना चिकन बहुत ध्यान से खाया।
इससे ये साफ था कि उसे पर्याप्त खाना नहीं मिलता। ये लोग अंकल गू और आंट फोंग लालची हैं। उन्होंने फ्रेया को सिर्फ पैसों के लिए रखा है, लेकिन वो उस पर एक पैसा खर्च नहीं करते। अब मैं समझा कि जीवा अपनी बेटी को लेकर अपनी परेशान क्यों थी और उसने मुझसे बार बार उसे चेक करने की भी क्यों मांगी। आमतौर पर मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं है और वो इकलौती फैमिली मेंबर है जो मेरे पास है। मैं उसे तड़पने नहीं दे सकता। लूसीफर अंकल गू के दरवाजे पर गया। जैसे ही वो खटखटाने वाला था, अंकल गू ने दरवाजा खोला। अंदर लूसीफर ने देखा कि आंट फोंग फ्रेया को पीट रही थी। आंट फोंग चिल्ला रही थी, मैंने कहा था ना जब मैं तुम्हें मारूं तो चुप रहना। अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे। मैंने तुम्हें बर्तन धोने को कहा था, लेकिन तुमने कटोरा तोड़ दिया। हमें तुम्हें पालने के लिए हजारों डॉलर नहीं मिलते, हमें सिर्फ $200 मिलते हैं और अब तुम चीजें तोड़ रही हो और हमारा नुकसान करवा रही हो। अंकल गू ने लूसीफर को देखा और भड़के, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसीफर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। उसने अंकल गू को लात मारी। लूसीफर ने आगे कहा, तुम पहले अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम गए तुम उसे पीटने लगे। आंट फोंग आगे बढ़ी, तुम्हारी मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे हुई। लूसीफर ने ठंडेपन से कहा, रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसने अंकल गू को पैर से पकड़ा और फर्श पर घसीटा। अंकल गू घबरा गए, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी दादी आगे आई, मेरे बेटे को छोड़ दो। लूसीफर ने उन्हें घूरा, ए बुढ़िया, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हारी बहू तुम्हारी पोती को, एक 5 साल की बच्ची को पीट रही थी और तुम वहां खड़ी देख रही थी, लेकिन अब जब तुम्हारा बेटा मुसीबत में है तुम्हें अचानक परवाह हो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादी चिल्लाई, तुम अपनी माँ की तरह ही बेकार हो। उसने मेरे बेटे से शादी की और फिर इस राक्षस को जन्म दिया। जब से ये पैदा हुई मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अच्छे से रह रहा था, लेकिन पता नहीं ये क्या मनहूसियत लाई, वो जेल चला गया। लूसीफर ने जवाब दिया, तुम्हारा बेटा अपने खुद के गुनाहों की वजह से जेल गया। इस बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम इसे राक्षस क्यों बुला रही हो। फिर लूसीफर ने अंकल गू को उठाया और खिड़की से बाहर लटका दिया। अंकल गू चिल्लाए, कोई मुझे बचाओ, ये लड़का मुझे मार डालेगा। लूसीफर गुर्राया, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें बिना हिचकिचाहट के गिरा दूंगा। वो बुढ़िया की तरफ मुड़ा, और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे बेटे को अभी नीचे फेंक दूंगा। आंट फोंग ने दादी को पकड़ा और कहा, मॉम हिलिए मत, अगर इससे गुस्सा आ गया तो ये उन्हें गिरा देगा। और लूसीफर प्लीज शांत हो जाओ, मेरे पति को नीचे उतारो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हम बात कर सकते हैं और इसे शांति से सुलझा सकते हैं। लूसीफर ने कहा, आखिरकार तुम लोग इंसानों की तरह बात करने को तैयार हुए। गुड, तो मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने अंकल गू को वापस कमरे में फेंक दिया। दादी चिल्लाई, बेटा क्या तुम ठीक हो। और तुम लड़के, अगर तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत है तो यहीं रुको, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आंट फोंग ने जोड़ा, हाँ हम तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह जेल भेज देंगे। लूसीफर मुस्कुराया, अंकल आपकी माँ और बीवी में सच में हिम्मत है। आपको खिड़की से बाहर लटका हुआ देखने के बाद भी उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि मैं असल में कितना ताकतवर हूँ। अंकल गू रोए, तुम दोनों क्या कर रही हो, मरने वाला मैं हूँ। लूसीफर प्लीज शांत हो जाओ, तुम हमारे लिए परिवार के सदस्य जैसे हो। लूसीफर ने जवाब दिया, तुम ये सब बहुत देर से कह रहे हो। वो किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। दादी चीखी, अगर तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। लूसीफर ने ठंडेपन से कहा, तुम किस्मत वाली हो, मेरा आज किसी को मारने का मूड नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपना घिनौना बर्ताव बंद नहीं किया तो मैं इस घर में किसी को मार दूंगा। आंट फोंग चिल्लाई, अगर तुमने कुछ भी किया तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। लूसीफर ने जवाब दिया, मैं अभी नाबालिग हूँ, अगर मैं तुम सबको मार भी दूं तो मैं 2 या 3 साल में बाहर आ जाऊंगा, तो मुझे आजमाना मत, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अंकल गू कांपे, क्या तुमने नहीं सुना, मैंने तुम्हें शांत होने को कहा। लूसीफर, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हें शांत करने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बहन के साथ ठीक से बर्ताव करें तो हम वो करेंगे, मैं वादा करता हूँ। लूसीफर ने कहा, तुम्हारे गंदे मुंह से निकले एक भी शब्द पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरे पास एक ज्यादा आसान उपाय है, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आंट फोंग घबरा गई, लेकिन अगर फ्रेया चली गई तो उन पैसों का क्या जो हमें उसके लिए मिलते हैं। लूसीफर भड़का, तो ये बात है, तुम मेरी बहन को महीने के $200 और उसके पेरेंट्स की संपत्ति के लिए रख रहे हो। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें महीने के पैसे मिलते रहेंगे, बस मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। अंकल गू ने फिर कोशिश की, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। लूसीफर ने उसे जोर से लात मारी जिससे वो फर्श पर गिर गया। लूसीफर ने कहा, मैं इजाजत नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो ना कहो, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। याद रखना, तुम्हारा बेटा सिर्फ 7 साल का है और स्कूल जाता है। आंट फोंग टूट गई, ठीक है, ले जाओ अपनी बहन को और चले जाओ, बस कभी वापस मत आना। लूसीफर ने आह भरी, मैं शुरू से यही कहने की कोशिश कर रहा था, तुम लोगों ने ये सारा फालतू का ड्रामा खड़ा किया। वो फ्रेया के पास घुटनों पर बैठा और धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? मैं पक्का करूंगा कि तुम समय पर खाना खाओ और कोई तुम्हें फिर कभी नहीं मारेगा। फ्रेया ने रोते हुए कहा, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। लूसीफर मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ, आज से मुझे पापा बुलाना, भाई बुलाना। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम गुया है। लूसीफर ने जवाब दिया, ये परिवार भयानक है, तुम्हें उनका सरनेम फिर कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसने फ्रेया का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ चलने लगा। लूसीफर के घर के बाहर वो सनमे को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गया।
सनमे ने कहा, लूसीफर तुम आखिरकार घर आ गए। लूसीफर ने पूछा, सनमे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनमे ने कहा, मैंने तुम्हें सुबह से कम 100 बार कॉल किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया। लूसीफर ने कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। सनमे ने फिर फ्रेया की तरफ देखा और कहा, ये छोटी बच्ची कितनी क्यूट है, ये कौन है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? लूसीफर ने लापरवाही से कहा, ओह ये मेरी बेटी है फ्रेया, मुझे डैड बुलाओ। फ्रेया ने तुरंत कहा, डैड। सनमे जम गई, ये कैसे मुमकिन है? फ्रेया ने लूसीफर की तरफ देखा, कंफ्यूज होकर, भाई आप मुझे आपको डैड बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सनमे ने लूसीफर को हल्के से मारा और चिल्लाई, तुम मजाक करना कब बंद करोगी? लूसीफर ने जवाब दिया, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। सनमे ने कहा, और तुम इतने वक्त से कहाँ थे? तुम्हें पता है मेरे डैड तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। बस थोड़ी देर पहले वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक नौकरी भी ढूंढी और तुम्हें काम पर जाने को कहा, लेकिन बर्फ की वजह से उनकी बाइसिकल फिसल गई और उनके पैर में बुरी चोट लग गई। लूसीफर ने पूछा, तुम यहाँ कब से मेरा इंतजार कर रही हो? फिर उसने सनमे का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं, तुम पक्का बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही थी। सनमे ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस अभी आई हूँ। लूसीफर ने सिर हिलाया, ठीक है फिर चलो चलते हैं। सनमे ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्रेया ने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है? लूसीफर ने कहा, बहुत रात हो गई है और ठंड बढ़ रही है, चलो कुछ गर्म खाते हैं। जल्द ही वो KFC पहुंचे। लूसीफर ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे डैड मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं, कभी कभी वो सच में हद कर देते हैं। सनमे ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता मेरे डैड के साथ पास्ट में क्या हुआ था। कुछ समय पहले वो प्रिंसिपल नहीं थे, वो एक टीचर थे। वो एक बार एक स्टूडेंट को डिनर के लिए घर लाए थे। वो बच्चा अकेला रहता था और उसका कोई परिवार नहीं था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और हमेशा लड़ता रहता था। मेरे डैड ने उसे समझाने की कोशिश की, ये बताते हुए कि लड़ने से किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने उसे नौकरी ढूंढने में मदद करने का वादा भी किया, लेकिन उस लड़के ने नहीं सुना। उसने मेरे डैड को धक्का दे दिया। बाद में उसी रात वो लड़का रोते हुए वापस आया और माफी मांगी, लेकिन मेरे डैड ने उसे माफ नहीं किया। उन्हें लगा वो लड़का खतरनाक है क्योंकि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। कुछ सालों बाद वो लड़का सड़क पर मरा हुआ पाया गया। पता चला कि उसकी गैंग मेंबर्स के साथ लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसे चाकू मारकर मार डाला। उसके बाद मेरे डैड पूरी तरह बदल गए। उन्होंने टीचर की नौकरी भी छोड़ दी। तभी से मेरे पेरेंट्स में बहुत लड़ाइयां होने लगी। वो तुम्हारे लिए भी उसी वजह से परेशान थे। तुम अचानक गायब हो गए और वो डर गए थे कि कहीं वो तुम्हें भी ना खो दें। उस स्टूडेंट को ना बचाने का पछतावा उन्हें आज भी सताता है। लूसीफर ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझा, उन्हें डर है कि मेरा अंजाम भी वही होगा। फिर वो फीका सा मुस्कुराया। जो उनके साथ हुआ उसे देखते हुए उनकी चिंता जायज है। लूसीफर ने फ्रेया को खाने को घूरते हुए देखा और कहा, तुम बस देख क्यों रही हो, खाओ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फ्रेया ने उसे टुकड़ा दिया और कहा, पहले आप खाइए। लूसीफर ने जवाब दिया, नहीं तुम शुरू करो, कोई बात नहीं। एक वेट्रेस आई और कहा, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाई हूँ। उसे खाते हुए फ्रेया मुस्कुराई, ये सच में बहुत टेस्टी है। फिर उसने धीरे से कहा, भाई प्लीज आप भी खाइए, और क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं, प्लीज मुझे कभी वापस मत भेजना। मैं वादा करती हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं खुद से नहा सकी हूँ, फर्श और मेज साफ कर सकी हूँ, और मैं थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ। मैं आपकी हर चीज में मदद करूंगी। लूसीफर ने प्यार से कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हें उस घटिया जगह पर दोबारा कभी नहीं जाना पड़ेगा। फ्रेया ने जवाब दिया, सच में, मैं वादा करती हूँ मैं कभी कुछ बुरा नहीं करूंगी। सनमे ने लूसीफर से पूछा, हैरान होकर, क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? तुम इतने रूड और घमंडी हो, लेकिन ये इतनी स्वीट है, और तुम दोनों एक जैसे दिखते भी नहीं हो। लूसीफर मुस्कुराया, वो एक लंबी कहानी है। फिर उसने सनमे से कहा, अपने डैड को बता देना कि तुम मेरे साथ डिनर कर रही हो, वरना वो परेशान होंगे। सनमे ने जवाब दिया, उन्हें पता नहीं चलेगा। मेरे पेरेंट्स आज फिर लड़ रहे हैं और उनकी बहस आमतौर पर लंबे समय तक चलती है। पहले मेरे डैड कभी जवाब नहीं देते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। मेरी मॉम हमेशा बिजी रहती हैं और मुश्किल से घर आती हैं। जब वो आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बस लड़ने की वजह ढूंढ रही हो। लूसीफर ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें बड़ों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सनमे ने सिर हिलाया और मेरे डैड भी यही कहते हैं। उन्होंने आज मुझे 50 युआन दिए और कहा जाकर मजे करो क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं था। लूसीफर हंसा, तो वो पैसे मुझे दे दो। सनमे ने विरोध किया, मैं तुम्हें क्यों दूं? लूसीफर ने जवाब दिया, वेल हमारा बिल ठीक 50 युआन आया है, अगर तुम पे करोगी तो हिसाब बराबर। सनमे मुस्कुराई, तुम्हारे पास आज पहले से पैसे हैं तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। सनमे के घर के बाहर सनमे ने कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। फ्रेया ने जोड़ा, अपना ख्याल रखना दीदी। सनमे मुस्कुराई और कहा, मुझे गले लगाओ। लूसीफर ने मजाक किया, मैं तुम्हें सिर्फ घर छोड़ने आया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, सनमे ने फ्रेया को कस के गले लगा लिया और कहा, फ्रेया तुम सच में बहुत क्यूट हो। लूसीफर ने कहा, ठीक है फ्रेया चलो चलते हैं। जैसे ही वो जा रहे थे, सनमे की माँ अचानक आ गई। लूसीफर ने सोचा, ये उसी कार में आई जिसे मैंने पिछली बार देखा था। सनमे की मॉम के बारे में कुछ तो संदिग्ध है। अगली सुबह फ्रेया ने खुशी से कहा, भाई उठिए, नाश्ते का वक्त हो गया है। लूसीफर ने खाने को देखा और पूछा, क्या तुमने ये बनाया है? फ्रेया ने सिर हिलाया, मैंने बताया था ना मैं थोड़ा खाना बना सकती हूँ। लूसीफर हैरान था, तुम सिर्फ 5 साल की और तुम्हें पहले से खाना बनाना आता है? फ्रेया घबरा गई, भाई क्या मैंने कुछ गलत किया? लूसीफर मुस्कुराया, नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर भी नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट है। फ्रेया ने कहा, प्लीज जल्दी खाइए ताकि आप स्कूल जा सके, वरना आपको बिना वजह देर हो जाएगी। लूसीफर ने जवाब दिया, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं आज स्कूल स्किप कर रहा हूँ। फिर उसने सोचा, भले ही वो मेरा ख्याल रख रही है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ 5 साल की है। फ्रेया ने धीरे से कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, वरना एक दिन आप मुझसे नफरत करेंगे और मुझे वापस भेज देंगे। लूसीफर ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं भेजूंगा।
दूंगा और रोना बंद करो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। फ्रेया मुस्कुराई। हाँ, आपको स्कूल जाना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। स्कूल के बाद लूसीफर ने अचानक कहा, मेरी बाइसिकल कहाँ है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसे यहीं पार्क किया था, लेकिन वो गायब है। लूसीफर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और पूछा, क्या मेरी बाइसिकल चोरी हो गई है? क्या आपने देखा उसे कौन ले गया? सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आंखें मलते हुए नींद में जवाब दिया, क्या स्कूल की छुट्टी हो गई? आज मेरी नींद बहुत अच्छी पूरी हुई। लूसीफर ने आह भरी और कहा, ठीक है छोड़ो, मैं खुद पता लगा लूंगा मेरी बाइक कौन ले गया। बाद में लूसीफर एक नई बाइसिकल लाया और उसे खंबे से लॉक कर दिया। उसने मनी मन सोचा, जिसने भी मेरी बाइसिकल चुराई वो पक्का इसे भी चुराने वापस आएगा, मुझे बस दूर खड़े होकर देखना है। जल्द ही दो आदमी बाइसिकल के पास आए। टोपी पहने आदमी ने कहा, जल्दी करो और लॉक तोड़ो, इससे पहले कि कोई आ जाए। दोनों आदमी बाइसिकल लेकर चले गए। लूसीफर मन ही मन मुस्कुराया, वो सीधे मेरे जाल में फंस गए हैं। सीन ब्लैक मार्केट पर शिफ्ट होता है। लूसीफर ने कहा, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है कि वो बाइसिकल यहाँ लाए हैं, वैसे भी ये जगह सबसे अच्छी क्वालिटी का चोरी का सामान बेचती है। दोनों चोर एक गंजे आदमी के पास पहुंचे और कहा, बॉस हमारे पास कुछ नया माल है, बाइसिकल बिल्कुल नई और बेहतरीन क्वालिटी की है। गंजे आदमी ने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? उनमें से एक ने जवाब दिया, हमने इसे जिंगलिंग डिस्ट्रिक्ट से उठाया है, यहाँ से काफी दूर है। गंजे आदमी ने सिर हिलाया, ठीक है आओ अपना पेमेंट ले लो। एक चोर हिचकिचाया और कहा, बॉस ये बाइसिकल पूरी तरह नहीं है, क्या हमें थोड़े और पैसे नहीं मिलने चाहिए? गंजे आदमी ने डांटा, बकवास बंद करो और जो दे रहो वो ले लो। तभी कोई गेट पर आया और उसे खोलने की कोशिश की। गंजे आदमी ने चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसीफर ने शांति से जवाब दिया, सर मेरा आपसे एक सवाल है। गंजा आदमी गुर्राया, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बजाय लूसीफर ने एक जंजीर निकाली, अंदर कदम रखा और अपने पीछे गेट बंद कर दिया। गंजा आदमी हंसा, बच्चे मैं तुम्हें भागने का एक मौका दूंगा, अगर नहीं भागे तो तुम्हारा काम तमाम। लूसीफर ने ठंडेपन से जवाब दिया, मैं आपको भी वही मौका देता हूँ, बताइए आपने अपने सारे पैसे कहाँ छिपाए हैं और आपको छोड़ दिया जाएगा। गंजा आदमी हंसा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? नरेटर समझाता है, इस आदमी का नाम वू डॉली है। जब वो छोटा था उसने लड़ाई के लिए 2 साल जेल में बिताए थे। अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। बाहर आने के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया और चोरी का सामान बेचना शुरू कर दिया। आमतौर पर डॉली को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है। डॉली ने लूसीफर पर हमला किया। एक पल में लूसीफर ने अपनी जंजीर फेंकी, उसे डॉली के पैर के चारों ओर लपेटा और जोर से खींचा। लूसीफर ने शांति से कहा, अब आपको असली दर्द महसूस होने वाला है। उस खिंचाव के साथ डॉली को कुछ टूटने का एहसास हुआ। लूसीफर ने उसे चेतावनी दी, मुझे जवाब दो वरना मैं दर्द 2 गुना कर दूंगा। डरे हुए गंजे आदमी ने चिल्लाया, मेरे सारे पैसे एक लोकल लॉकर में रखे हैं, पासवर्ड है I love you 3000। लूसीफर ने सिर हिलाया, आपको ये पहले कहना चाहिए था तो आपको चोट नहीं लगी। लूसीफर ने लॉकर खाली किया, पैसे लिए और चला गया। गंजा आदमी गुस्से में चीखा, उस कमीने की मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने तुरंत एक कॉल किया, सबको अभी यहाँ बुलाओ, किसी ने हम पर हमला किया है। इस बीच लूसीफर पास के एक रेस्टोरेंट में शांति से बैठ गया। उसने कहा, मैं पहले कुछ खा लेता हूँ और पैसे गिन लेता हूँ। गिनने के बाद वो बड़बड़ाया, यहाँ 60,000 युआन है। वो गंजा आदमी तो नोटों में खेल रहा था। तभी डॉली के सारे आदमी आ गए। लूसीफर ने लापरवाही से वेटर से कहा, मेरे लिए कुछ बंस पैक कर देना, मैं उन्हें बाद में लूंगा। डॉली के आदमी अंदर दौड़े और पूछा, बॉस क्या आप ठीक है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे इलाके में आप पर हमला किया? डॉली गुर्राया, जाओ उसे ढूंढो, वो पैदल था, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अंदर ही अंदर डॉली ने सोचा, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उसने मेरे पैसे चुरा लिए, ये बहुत शर्मनाक होगा। आदमियों में से एक ने पूछा, बॉस वो दिखता कैसा है? डॉली ने जवाब दिया, वो एक पतला सा नौजवान है जिसके बाल सफेद हैं। दूसरे आदमी ने पूछा, क्या वो अकड़ कर चलता है? डॉली भड़का, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? आदमी ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं बॉस, लेकिन मुझे लगता है जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो इस तरफ आ रहा है। डॉली मुड़ा और चिल्लाया, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? लूसीफर ने शांति से जवाब दिया, हमारा बिजनेस खत्म नहीं हुआ था, मैं बस पास के रेस्टोरेंट में खाने गया था। डॉली दहाड़ा, बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया, इसके पैर तोड़ दो और गेट बंद कर दो ताकि ये भाग न सके। उन्होंने लूसीफर को घेर लिया और गेट लॉक कर दिया। एक आदमी हंसा, मैंने कभी किसी को इतना बेवकूफ नहीं देखा जो हमारे बॉस पर हमला करे और फिर वापस आ जाए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लूसीफर ने उसका हाथ पकड़ा और एक ही वार में तोड़ दिया। डॉली की आंखें सदमे में फटी की फटी रह गईं। ये लड़का हद से ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे आदमी का हाथ एक हमले में तोड़ दिया। क्या मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया? लूसीफर आगे बढ़ा और एक पाइप उठा लिया। उसने शांति से कहा, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। डॉली चिल्लाया, तुम सब डर क्यों रहे हो? आगे बढ़ो और इसे मार डालो, चाहे कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो। यह है तो बस एक बच्चा ही। कुछ ही मिनटों में लूसीफर ने सबको पीटकर जमीन पर गिरा दिया। डॉली हैरान था, इस बच्चे ने हम सबको हरा दिया, ये इंसान है भी या कोई मॉन्स्टर? रोते हुए डॉली ने कहा, भाई एक गलतफहमी हो गई थी, आपकी उम्र देखकर मैं बता नहीं पाया कि आप इतने जीनियस हैं। लूसीफर ने ठंडेपन से जवाब दिया, तुम्हारे बालों के साथ साथ लगता है तुम्हारा दिमाग भी गिर गया है। मुझे पता था तुम अपने आदमियों को इकट्ठा करोगे और मुझे ढूंढने आओगे, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया ताकि तुम्हारे पेट्रोल के पैसे बचा सकूं। मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ, जिसे बुला सकते हो बुला लो, अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करो, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। लेकिन ये याद रखना, अगर मेरे जाने के बाद तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो जब तक मैं दरिया दिली दिखा रहा हूँ, अपनी सारी भड़ास निकाल लो। अभी भी रोते हुए डॉली ने कहा, भाई मैं गलत था, मैं अब समझ गया हूँ। मैं भले ही ताकतवर दिखूं, लेकिन अंदर से मैं कमजोर और डरा हुआ हूँ। प्लीज मुझे और मेरे आदमियों को छोड़ दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए मैं दूंगा। मैंने जेल में पहले ही काफी नरक देख लिया है, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। बस प्लीज मेरे बिजनेस में दखल मत दीजिए। इसी
इसी से मेरा घर चलता है। लूसीफर ने सोचा, ये आदमी अलग है। ज्यादातर गैंगस्टर्स अपने ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन ये माफी मांगने में अपना घमंड निकल रहा है, यहाँ तक कि मुझे जो चाहिए वो ऑफर कर रहा है। लूसीफर ने कहा, मैं बाइसिकल चलाकर थक गया हूँ, मुझे अभी एक बाइक चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल ढूंढने में मदद कर सकते हो? डॉली ने जल्दी से जवाब दिया, ये तो आसान है भाई, मेरे पास कुछ बेहतरीन स्टॉक है जो सिर्फ 1 हफ्ता पुराना है। मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया है, वो पूरी तरह असली है। ये चार्ली पटिशन का लेटेस्ट मॉडल है, क्या आपको पसंद है? लूसीफर एक पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, बाइक अच्छी लग रही है लेकिन हेलमेट कहाँ है? ये मत कहना कि तुम कानून नहीं मानते, मुझे उन लोगों को तोड़ने में मजा आता है जो नियम तोड़ते हैं। डॉली घबरा गया, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हम बिना हेलमेट के कभी बाइक नहीं बेचते। उसने जल्दी से जोड़ा, मेरे पास एक बिल्कुल नया हाई क्वालिटी हेलमेट है, उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने भी नहीं, वो सेकंड हैंड नहीं है, मैंने उसे खुद खरीदा था। मुझे लगा था बाइक चलाते वक्त वो कूल लगेगा, लेकिन मैंने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज इसे ले लीजिए। लूसीफर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, मुझे गंजे लोगों से सख्त नफरत है, खासकर उनसे जो जानबूझकर अपना सिर मुंडवाते हैं। क्या तुम्हें लगता है अपना गंजा सिर दिखाने से तुम डरावने लगते हो? ज्यादातर गैंगस्टर सिर्फ कूल दिखने के लिए गंजे होते हैं, क्या तुम उनमें से एक बनने का प्लान बना रहे हो? रोते हुए डॉली ने जवाब दिया, भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैंने अपना सिर नहीं मुंडवाया। जब मैं आपकी उम्र का था मेरे घने काले बाल थे, फिर ट्राइबल हेयर ऑयल नाम का एक मशहूर ब्रांड पॉपुलर हुआ, उनका दावा था कि उससे बाल बढ़ते हैं। शुरू में मेरे बाल तेजी से बढ़े, लेकिन फिर वो बुरी तरह झड़ने लगे। 2-3 साल के अंदर मैं पूरी तरह गंजा हो गया। जिस दुकानदार ने मुझे वो तेल बेचा था उसने गारंटी दी थी, मैं उससे लड़ने गया और इसी तरह मैं जेल पहुंच गया। मेरे बालों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर मुंडवाया? लूसीफर ने आह भरी, ठीक है, रो मत, मैं समझता हूँ बाल झड़ना एक गंभीर समस्या है। लूसीफर डॉली की मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। सड़क पर वो सुनमे से टकरा गया, उसने ब्रेक मारे और उसके सामने रुक गया। सुनमे चिल्लाई, तुम हो कौन? अपनी बाइक अभी हटाओ इससे पहले कि मैं चिल्लाऊं। मैंने तुम जैसे बहुत से लफंगे देखे हैं जो रोज लड़कियों को परेशान करते हैं, मुझे कमजोर लड़की समझने की गलती मत करना। लूसीफर ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं भी कोई सड़क छाप लफंगा नहीं हूँ। सुनमे सदमे में जम गई। लूसीफर, तुम्हें ये बाइक कहाँ से मिली? लूसीफर ने उसे हेलमेट दिया और कहा, इसे पहन लो, मैं तुम्हें इलाके की एक छोटी सी राइड दूंगा। सुनमे ने जवाब दिया, मुझे नहीं घूमना, मैंने यहाँ सब कुछ पहले ही देख लिया है। लूसीफर ने इशारा किया और पूछा, तुम्हें ये ब्रोच कहाँ से मिला? ये सच में बहुत खूबसूरत है। सुनमे ने तेवर दिखाए, तुम कहाँ देख रहे हो? लूसीफर ने जोर दिया, बस मुझे बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, मेरी मॉम के फ्रेंड ने मुझे दिया था जब हम साथ में डिनर कर रहे थे, वो लगभग 2 दिन पहले की बात है। ये ज्यादा महंगा नहीं दिखता, लेकिन ये सच में क्यूट है, इसलिए मैंने इसे पहनने का फैसला किया। लूसीफर ने सोचा, उसे और उसकी माँ को एहसास नहीं है कि वो ब्रोच असल में क्या है। वो एक स्पेशल गुची पीस है जिसकी कीमत एक आम आदमी की महीने की सैलरी के बराबर है। लूसीफर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ राइड पर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने खाने का एक पैक डिब्बा निकाला और उसे दे दिया। सुनमे ने पूछा, लूसीफर ये क्या है? लूसीफर मुस्कुराया, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। उसके जाने के बाद सुनमे ने सोचा, लूसीफर ने इसे अपने सीने से लगा कर रखा था ताकि बंस ठंडे ना हो जाएं। वो बाहर से चाहे कितना भी सख्त दिखे, अंदर से वो बहुत नर्म दिल है। सीन सोल पर शिफ्ट होता है। लीना के घर पर हम लीना को अपना परिचय देने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। लीना ने मन ही मन सोचा, अगर मैं सिर्फ हाय कहूं तो वो बहुत कैजुअल लगेगा, मुझे कहना चाहिए, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लीना है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन लग रहा है। कमरे के बाहर से लीना को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए ल्यूफांग ने कहा, मॉम, लीना क्या कर रही है? क्या आप सच में उसे सपोर्ट कर रही है? क्या वो सच में बिना किसी ठोस वजह के जिंगलिंग सिटी पढ़ने जाने का प्लान बना रही है? ल्यूफांग की मां ने जवाब दिया, ये तुम्हारी बहन का फैसला है, हम उसे रोक नहीं सकते। उस लड़के द्वारा हमारे परिवार को बचाने के बाद से तुम्हारी बहन एक दिन भी नहीं सोई है। उसने ठान ली है कि वो उसे ढूंढ कर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और सच कहूं तो उस लड़के ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया वो बहुत बड़ा था। अगर वो वहां ना होता तो शायद हम में से कोई जिंदा ना बचता। तो मैं लीना को कैसे रोक सकती हूँ? उसे जो करना है करने दो। सीन सनमे पर शिफ्ट होता है जो अपने पिता के ऑफिस से बाहर आ रही है। उसने कहा, डैड आप अभी भी काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल सन ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि तुम्हें रोज मेरे लिए खाना लाना पड़ता है, लेकिन तुम जानती हो कि न्यू ईयर के आसपास मैं काम में बहुत बिजी हो जाता हूँ। मिड टर्म के बाद मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए खाना नहीं लाना पड़ेगा। सनमे ने कहा, प्लीज पहले खा लीजिए डैड, आपको बहुत भूख लगी होगी। वैसे भी घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, काउच पर बैठकर खाइए, मैं आपकी कुर्सी पर बैठूंगी और देखूंगी कि टीचर होना कैसा लगता है। प्रिंसिपल सन हंसे और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने खाना शुरू किया। इस बीच सनमे क्लास लिस्ट चेक करने लगी। उसने नोटिस किया कि ग्रेड 6 में वो और लूसीफर एक ही क्लास में थे। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, लूसीफर मेरी क्लास में है। और भी अच्छी बात यह है कि डैड ने खुद उसे वहां रखा है।
सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स अलविदा कह रहे थे। ये साल सच में बहुत अच्छा था। हम नए साल के पहले दिन फिर मिलेंगे। उम्मीद है हम अगली बार फिर से सेम क्लास में होंगे। सीन सनमे के घर पर शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल सन ने कहा, लूसीफर तुमने इस बार क्लास में बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद है तुम अगले सेमेस्टर में भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे। लूसीफर ने जवाब दिया, थैंक यू प्रिंसिपल सन। उसी वक्त लूसीफर ने सोचा, मेरे नकल करने की स्किल्स कमाल के हैं। मैंने अपने बगल वाले लड़के से सारे आंसर्स सिर्फ 1 मिनट में कॉपी कर लिए और टीचर को पता भी नहीं चला। प्रिंसिपल सन ने आगे कहा, सनमे ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहने आई है। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम खुद अभी बहुत छोटे हो और स्कूल जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम पढ़ाई करते हुए एक बच्ची का ख्याल कैसे रखोगे? ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लूसीफर ने ईमानदारी से जवाब दिया, चूंकि आप मेरी हालत पहले से जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं काफी अक्सर स्कूल स्किप करूंगा। प्रिंसिपल सन ने सोचा, सिर्फ लूसीफर ही टीचर के सामने खुलेआम मान सकता है कि वो स्कूल स्किप करने का प्लान बना रहा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। तुम्हारी बहन अब 5 साल की है ना, उसे किंडरगार्टन जाना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि गू फैमिली ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत समझदारी की जरूरत होती है। लूसीफर ने सोचा, इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। मैंने इनसे कहीं ज्यादा बच्चे पाले हैं और मेरे सारे बच्चे बेहद जंगली थे। लेकिन फर्क ये है कि जिन बच्चों को मैंने पाला वो पहले से बड़े थे। उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की। वो किंडरगार्टन के बच्चे नहीं थे। मैं अपनी बहन को जासूस नहीं बना सकता। मुझे इनकी मदद स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसे किंडरगार्टन में भर्ती करवा देना चाहिए। उस तरह मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम होगा। और फायरफ्लाई के बाद मुझे अभी भी बहुत से लोगों को बचाना है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रिंसिपल सन ने कहा, सन में जाकर दरवाजा खोलो, तुम्हारी मॉम घर आ गई हैं। दरवाजा खोलते हुए सनमे ने पूछा, मॉम आपका दिन कैसा था? उसकी माँ ने जवाब दिया, बहुत अच्छा था। प्रिंसिपल सन ने कहा, लूसीफर इनसे मिलो, ये तुम्हारी आंट यान है। लूसीफर ने विनम्रता से कहा, हेलो आंट यान, आप कैसी हैं? प्रिंसिपल सन ने जोड़ा, यान ये मेरा स्टूडेंट है लूसीफर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आंट यान मुस्कुराई, तो तुम लूसीफर हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं जाकर हाथ धोती हूँ और सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुम सब बैठो और बातें करो। अगला सीन फ्राइडे का है, नए सेमेस्टर की शुरुआत। लूसीफर ने सोचा, मेरा नया सेमेस्टर शुरू हो गया है और ये फ्रेया को नए स्कूल में भर्ती कराने का सही वक्त है। किंडरगार्टन गेट पर बच्चे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, प्लीज हमें बचाओ, इन राक्षसों ने हमें स्कूल में बंद कर दिया है। हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ छोड़कर घर चले गए। हम घर पर टीवी देखना चाहते हैं, राक्षसों के बीच नहीं रहना चाहते। लूसीफर ने सोचा, बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, उन्हें सारे टीचर्स राक्षसों जैसे लगते हैं। तभी लूसीफर ने फ्रेया को देखा जो रोने लगी थी। लूसीफर ने कहा, फ्रेया अब से तुम मंडे से फ्राइडे यहाँ रहोगी। मैं तुम्हें सैटरडे और संडे घर ले जाऊंगा। आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? फ्रेया ने जवाब दिया, ठीक है भाई, लेकिन वादा करो आप मुझे वीकेंड्स पर लेने आएंगे। आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? लूसीफर मुस्कुराया, तुम मेरा इकलौता परिवार हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ, मैं हर सैटरडे तुम्हें लेने आऊंगा। लूसीफर अपने स्कूल पहुंचा और क्लासरूम में इधर उधर देखा। वो बड़बड़ाया, इन्होंने मेरी क्लासरूम क्यों बदल दी? मैं खिड़की के पास बैठता था जहाँ ठंडी हवा आती थी, उस सोने के लिए परफेक्ट थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुझे आखिरकार वहाँ सबको आदत हो गई थी। अब यहाँ इतने सारे नए चेहरे हैं, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं असली लूसीफर नहीं हूँ? तभी सन्मी की फ्रेंड फुसफुसाई, अरे देखो लूसीफर यहाँ है। शर्मिंदा होते हुए सन्मी ने कहा, प्लीज मुझे चढ़ाओ मत, जाकर बैठ जाओ। दूसरे स्टूडेंट्स फुसफुसाए, लूसीफर ने सन्मी को लव लेटर दिया था, वो सेम क्लास में है, लगता है चिंगारियां उड़ने वाली हैं। लूसीफर सन्मी के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने पूछा, क्या तुम यहाँ बैठ रहे हो? लूसीफर ने जवाब दिया, क्या तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? उसी पल प्रिंसिपल सन क्लासरूम में दाखिल हुए। उन्होंने अनाउंस किया, अब से ग्रेजुएशन तक मैं तुम्हारा क्लास टीचर रहूंगा। तुम अब सीनियर स्टूडेंट्स हो तो जिम्मेदारी से बर्ताव करो। फिर उन्होंने लूसीफर की तरफ इशारा किया और कहा, लूसीफर तुम वहाँ क्यों बैठे हो? वो पीछे वाली सीट तुम्हारी है। इस सेमेस्टर हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि तुम चीटिंग न करो। लूसीफर ने आह भरी, प्रिंसिपल सन आप सच में कभी नहीं बदलेंगे। जैसे ही लूसीफर पीछे की तरफ बढ़ा, हमें एक दूसरा स्टूडेंट सोचते हुए दिखता है, प्लीज मेरे बगल में मत बैठना। मुझे आखिरकार किस्मत से पीछे वाली सीट मिली थी जहां मैं चुपचाप नॉवेल्स पढ़ सकता हूं। अगर तुम यहां बैठोगे तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन तभी लूसीफर आया और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ये देखकर वहां बैठा लड़का रोने लगा और बोला, भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या सूझी थी जो तुमने प्रिंसिपल की बेटी को लव लेटर दे दिया और अब तुम आकर मेरे बगल में बैठ गए? तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंसूंगा। लूसीफर ने शांति से जवाब दिया, तुम लेजेंड ऑफ द किंग पढ़ रहे हो, है ना? मिस्टर यान ने ये कहानी लिखी थी और सच में ये कमाल की है। मुझे भी ये नॉवल बहुत पसंद है। लड़के ने खुशी से कहा, लूसीफर तुम अविश्वसनीय हो। पूरी क्लास में तुम अकेले हो जिसे सच में इस नॉवल के बारे में पता है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लू किंग है। स्कूल के बाद लूसीफर फ्रेया को लेने पहुंचा। टीचर ने कहा, बच्चों भागो मत, धीरे चलो। जैसे ही फ्रेया ने लूसीफर को देखा वो रोने लगी। फ्रेया ने कहा, भाई मैं सच में डर गई थी। लूसीफर ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो फ्रेया? क्या किसी ने तुम्हें अंदर परेशान किया? फ्रेया ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे डर था कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे। लूसीफर ने प्यार से कहा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो। अपने भाई के साथ आओ, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना खिलाने ले चलता हूँ। फ्रेया ने पूछा, क्या हम सन्मे दीदी के घर
घर जा रहे हैं? लूसीफर हैरान था। तुम्हें कैसे पता? फ्रेया मुस्कुराई और बोली, सनमे दीदी आपको बहुत पसंद करती हैं, मैंने नोटिस किया। लूसीफर हंसा, तुम बस एक छोटी बच्ची हो, तुम ये सब कैसे नोटिस करती हो? लूसीफर स्कूल गेट पर पहुंचा जहां सनमे इंतजार कर रही थी। सनमे ने कहा, आखिरकार तुम वापस आ गए। लूसीफर लूकिंग की तरफ मुड़ा और कहा, अपनी बाइसिकल उधार देने के लिए शुक्रिया। हैरान होकर लूकिंग ने पूछा, लूसीफर क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? फिर उसने फ्रेया को चॉकलेट दी और कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे भाई का क्लासमेट हूँ, तुम मुझे भी भाई बुला सकती हो। फ्रेया ने परमिशन के लिए लूसीफर की तरफ देखा। लूसीफर ने सिर हिलाया और कहा, तुम ले सकती हो फ्रेया। फ्रेया मुस्कुराई, थैंक यू भाई। लूकिंग ने कहा, लूसीफर तुम्हारी छोटी बहन कितनी क्यूट है, अगर मुझे पता होता कि छोटी बहनें इतनी प्यारी होती हैं तो मैंने भी अपने डैड से एक मांगी होती, लेकिन अब ये नामुमकिन है। मेरे डैड ने जवानी में शादी नहीं की क्योंकि वो पैसे कमाने में बिजी थे। उन्होंने 38 में शादी की और मैं तब पैदा हुआ जब वो 40 के थे, अब वो 57 के हैं। लूसीफर ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे डैड मूल रूप से दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। सनमे ने फिर कहा, लूसीफर हमने पहले बात की थी कि तुम फ्रेया को मेरे घर लाओगे, लेकिन आज हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मेरे डैड फिर से देर रात तक काम करेंगे। एजुकेशन ब्यूरो जल्द ही हमारे स्कूल का निरीक्षण करने आने वाला है और तुम्हें पता है हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब थी। मेरे डैड उसके रिकॉर्ड सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लूकिंग ने सुझाव दिया, उस केस में हम मेरे घर क्यों नहीं चलते? पास में एक गेम रूम है, हम गेम्स खेल सकते हैं, और उसके बगल में एक नया KFC है, हम चिकन विंग्स खा सकते हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। वो गेम हाउस पहुंचे। लूकिंग ने कहा, तुम तीनों यहाँ गेम्स खेलो, मैं वहाँ दूसरा गेम खेलूंगा। उसने मन ही मन सोचा, भाई लूसीफर, मैं तुम्हें भाभी के साथ वक्त बिताने का मौका दे रहा हूँ, मजे करो, चिंता मत करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। लूसीफर ने सोचा, इस दुनिया में सबसे वफादार चीज मर्दों की दोस्ती है। मैं इस लड़के से आज ही मिला हूँ और ये पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। सनमे ने कहा, लूसीफर हमें बास्केटबॉल खेलनी चाहिए, मजा आएगा। लूसीफर ने जवाब दिया, तुम फ्रेया के साथ खेलो, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम हो आता हूँ। उसी पल जिया अपने आदमियों के साथ गेम रूम में दाखिल हुआ। उनमें से एक ने कहा, ब्रदर जिया, आज आपने काफी पी ली है। जिया हंसा, आज मजे करने का दिन है। मैं उस सड़े हुए अस्पताल में इतने दिन फंसा रहा, मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया था, लेकिन आज सुबह आखिरकार मुझे डिस्चार्ज मिल गया, तो आज हम ठीक से जश्न मनाएंगे। अचानक उसके एक आदमी ने इशारा किया और कहा, ब्रदर जिया, वहां देखिए। जिया ने देखा और सनमे को देखा। वो मुस्कुराया, लगता है आज का दिन और भी बेहतर हो गया, हमारे पास मजे करने के लिए बहुत वक्त है। उसके आदमियों ने फ्रेया और सनमे को घेर लिया। फ्रेया चिल्लाई, भाई प्लीज हमें बचाने आइए। तभी लूसीफर आ गया। लूसीफर ने ठंडेपन से कहा, जिया तुम इतनी जल्दी अस्पताल से वापस आ गए? चिढ़कर जिया भड़का, किसकी हिम्मत हुई मुझे टोकने की? देख नहीं सकते मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिता रहा हूँ? लेकिन जैसे ही उसने लूसीफर को देखा, वो डर के मारे जम गया। उसका एक आदमी चिल्लाया, बच्चे दफा हो जा, ब्रदर जिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तू होता कौन है बीच में आने वाला? अगर तूने कुछ करने की हिम्मत की तो ब्रदर जिया तुझे मार डालेंगे। अचानक लूकिंग आगे बढ़ा, मेरे दोस्त को मारने की बात करने की हिम्मत किसकी हुई? लूसीफर डरना मत, मुझे पता है ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। इन लोगों को लगता है तुम कमजोर हो, इसलिए ये तुम्हें बुली करने आए हैं। देखो मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। वो चिल्लाया, मेरे दोस्त को कौन धमका रहा है? मेरे सामने आओ। जिया का एक आदमी आगे बढ़ा, तुम मुझसे लड़ना चाहता है? मैं तुझे अभी नॉकआउट कर दूंगा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और कहा, मेरा एक मुक्का तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ल्यूकिंग ने शांति से जवाब दिया, मुझे मारने से पहले ध्यान से सुन लो, मेरे पिता का नाम ल्यू डशान है। अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मारो मुझे। नाम सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। जिया हकलाया, तुम्हारे बॉस ल्यू के बेटे? भाई एक गलतफहमी हो गई थी, हम बस बात कर रहे थे, कोई गलत इरादा नहीं था। हम अभी जा रहे हैं और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। ल्यूकिंग अचानक जोर से चिल्लाया, ब्रदर लू जल्दी आओ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके होते हुए मुझे चोट लग गई तो डैड की रेपुटेशन का क्या होगा? उसी पल ब्रदर लू अपने आदमियों के साथ पहुंचे। वो दहाड़े, किस में ल्यूकिंग को छूने की हिम्मत है? क्या तुम ठीक हो? किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की? ल्यूकिंग ने इशारा किया और कहा, उस आदमी ने मुझे धमकाया, उसने कहा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिया जल्दी से घबरा गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। इस बीच वो आदमी जो कुछ पलों पहले इतना चिल्ला रहा था, अब डर के मारे पीछे हट गया, जिया के पीछे छिप गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ब्रदर लू ने कहा, लड़के तुम सच में बहुत दिलेर हो गए हो, तुम हमारे बॉस के बेटे को धमका रहे हो। जिया ने जवाब दिया, ये एक गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक लू ने जिया को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अपना मुंह बंद रखो। फिर ब्रदर लू ने जिया को बार बार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जिया रोया, ब्रदर लू प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस बीच जिया के दोस्त भाग गए। जिया ने भीख मांगी, ब्रदर मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसे जमीन पर पटकते हुए ब्रदर लू ने कहा, हरामखोर तुम माफी के लायक नहीं हो। जिया ने गिड़गिड़ाया, ब्रदर मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज मुझे इतना मत मारिए। लूसीफर ने मन ही मन सोचा, गैंगस्टर सच में क्रूर होते हैं, इस लड़के को देखकर मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही है। ब्रदर लू ने पूछा, ल्यूकिंग तुम्हें क्या लगता है, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? ल्यूकिंग ने जवाब दिया, ब्रदर उसे जाने दो। ब्रदर लू ने हुक्म दिया, यहाँ से अभी दफा हो जाओ। फिर ब्रदर लू ल्यूकिंग की तरफ मुड़े और बोले, मैंने उन्हें भगा दिया है, मैं भी जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे कॉल कर देना। ल्यूकिंग ने
जवाब दिया, थैंक यू ब्रदर। पीछे मुड़ते हुए ल्यू किंग ने जोड़ा, ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस गेम रूम के मालिक मेरे डैड है। ल्यूसीफर ने हैरानी से कहा, तो तुम न सिर्फ अमीर हो बल्कि तुम एक माफिया प्रिंस भी हो। ल्यू किंग हंसा, प्रिंस तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। मैं आमतौर पर अपने डैड के लोगों से बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे बुली करता है तो मैं उन्हें बुलाने पर मजबूर हो जाता हूँ। अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें बुली करे तो बस मुझे बता देना। ल्यूसीफर ने जवाब दिया, थैंक यू। ल्यूसीफर ने मनी मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ल्यू किंग ल्यू दशान का बेटा हो सकता है। ल्यू किंग ने पूछा, ब्रो क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो KFC चलते हैं। ल्यूसीफर को अपनी पास्ट लाइफ याद आई। ल्यू दशान एक बहुत मशहूर आदमी था। उसने मजदूर के तौर पर शुरुआत की, कड़ी मेहनत की, फिर अपनी गैंग बनाई और बहुत ताकतवर बन गया। लेकिन ये हमेशा नहीं चला। उसके दुश्मनों की वजह से उसका नाम जल्दी मिट गया। मेरी राय में ल्यू फैमिली के अच्छे दिन सिर्फ 1 या 2 साल और चलेंगे, उसके बाद एक बहुत खतरनाक वक्त आएगा। लेकिन ल्यू किंग एक अच्छा इंसान लगता है, जमीन से जुड़ा हुआ और जिससे बात करना आसान है। वो शायद फ्यूचर में गैंगस्टर नहीं बनेगा। आगे हम सुनमय को घर लौटते हुए देखते हैं, दरवाजा खटखटाते हुए। सुनमय ने आवाज दी, डैड दरवाजा खोलिए। 10 मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं खोलता। सुनमय ने चिंता से कहा, ये अजीब है, डैड को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, वो कहाँ हो सकते हैं? ल्यूसीफर ने कहा, सुनमय मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे आज रात बहुत जरूरी काम है और मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या तुम प्लीज एक रात के लिए उसका ख्याल रख सकती हो? सुनमय ने जवाब दिया, हाँ तुम फ्रेया को मेरे पास छोड़ सकते हो, लेकिन बहुत रात हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? ल्यूसीफर ने जवाब दिया, ये सवालों का वक्त नहीं है, मैं सुबह वापस आऊंगा और फ्रेया को ले जाऊंगा। ल्यूसीफर को जाते हुए देखते हुए सुनमय ने सोचा, ल्यूसीफर तुम घर क्या रहे हो? ल्यूसीफर ने सोचा, मैं आंट यान के वर्क प्लेस के पास खड़ा हूँ, लेकिन ऑफिस बंद हो चुका है, इसका मतलब उनकी छुट्टी हो गई होगी। प्रिंसिपल सुन भी आसपास ही होने चाहिए। चलते हुए ल्यूसीफर ने वही कार देखी जो आमतौर पर आंट यान को ड्रॉप करती थी। उसने सोचा, मैं सही था, वो आंट यान की वजह से यहाँ है। उसने प्रिंसिपल सुन को बैठे हुए और स्मोक करते हुए देखा। तभी विशान बाहर आया। जब प्रिंसिपल सुन ने विशान को देखा, वो उसके पास गए। विशान के गार्ड ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विशान ने जवाब दिया, उसे रोको मत, उसे आने दो। प्रिंसिपल सुन पास गए और विशान से बात की। ल्यूसीफर ने सोचा उनके बीच कुछ खतरनाक चल रहा है। प्रिंसिपल सुन ने कहा, विशान ये लो, प्लीज मेरे परिवार को जाने दो। विशान ने बैग पर थप्पड़ मारा जिससे सारे पैसे जमीन पर गिर गए। विशान ने ठंडेपन से कहा, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मेरे आदमी तुम्हें पीटेंगे। हर बार यहाँ आना और वही बात कहना बेकार है। प्रिंसिपल सुन हताशा में पूछा, तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए? लेकिन विशान बिना जवाब दिए चला गया। प्रिंसिपल सुन वहाँ बैठे सोचते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ। तभी आंट यान आई और पूछा, सुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल सुन खड़े हुए और गुस्से में कहा, देखो तुमने आज क्या किया है, तुम्हारी हरकतों की वजह से हम सब भुगत रहे हैं। आंट यान ने शांति से जवाब दिया, अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए चलो घर चलते हैं। प्रिंसिपल सुन ने कहा, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, मुझे नहीं पता अब क्या करो। आंट यान ने धीरे से कहा, सुन मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मेरी गलती की वजह से सब परेशान है, लेकिन अभी के लिए प्लीज घर चलो। वो दोनों साथ चले गए। ल्यूसीफर ने सोचा, मुझे पता था उनका रिश्ता सिर्फ ऊपर से अच्छा दिखता था।